कोइंसिडेंस कि आप लोगों को मैं संविधान दिवस के दिन संविधान पढ़ाने वाला हूँ। संविधान दिवस के दिन अपन संविधान शुरू करने वाले हैं। देखिए ऐसे तो 12 बजे होनी थी क्लास, लेकिन कुछ मेडिकल इमरजेंसी के नाम से सर लिए मेरे बदले। तो देखो भाई, इस चीज को समझो, वीरेंद्र भी इस चीज को समझते हैं, संघर्ष वही जो परिणाम तक पहुंचे। मैं तो कोई नहीं पूछने वाला, है कि नहीं? हाँ, मैं आपकी दशा को समझ सकता हूँ, मैं तो लेके चला था कि हो जाएगा करके, लेकिन फिर भी वो कितना संघर्ष किए, कितना ज्यादा संघर्ष किए, उसके बाद भी फिर से स्टार्ट करना पड़ रहा है। लेकिन है यार, मतलब बधाई के पात्र हो आप। बधाई के पात्र इसलिए हो क्योंकि इतना ज्यादा झेलने के बाद फिर से वापस जुड़ना। लेकिन ये प्रक्रिया जल्दी होगी, जितना मेरे को व्यक्तिगत तौर पर लगता है। जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है, जिस हिसाब से वेटिंग लिस्ट अभी तक जारी नहीं करी है, जिस हिसाब से मेरिट लिस्ट अभी तक जारी नहीं करी है, वो चाहती है कि एक बार ये प्रक्रिया जैसे ही ज्वाइनिंग आमद ले ले, जो पुरानी भर्ती है जो आमद ले ले, उसके बाद फटाफट फटाफट तुम लोग की प्रक्रिया चालू करेगी। टेंडर भी उसी हिसाब से निकाली 31 दिसंबर 2025 तक का। तो बहुत तेजी से होगी, लेकिन आप लोग को उस समय फिर संभलने का टाइम नहीं मिलेगा। जो पुराने लोग हैं उन लोग से आप लोगों को सचेत रहना है ना, क्योंकि इस बार इन लोग नहीं छोड़ेंगे। इस बार इनको समझ में आ गया है कि क्या करने से इंजरी हो जाती है है ना, इस बार समझ आ गया है। तो वो सारी चीजें हैं। बाकी मैं आप लोग को और भी बीच बीच में गाइड करता रहूंगा, है ना, कि ना केवल ये तो मानसिक परीक्षा का खेल है अकेला, ना तो अकेला शारीरिक परीक्षा का खेल है, दोनों में एकदम बैलेंस बना के चलना पड़ेगा आपको। आप लोग देखे होंगे, उनसे पूछ भी लेना आप लोग कि केवल जो मानसिक परीक्षा में बहुत बढ़िया कर लिया है वो भी पोस्ट नहीं ले पाया, बहुत अच्छा कर देने के बाद, है ना। दोनों के बीच में अगर अच्छा अच्छा बैलेंस आपका होगा तो आप ना केवल एग्जाम निकालोगे तो बल्कि रैंक में जाओगे आप, ठीक। हालांकि ये बात ध्यान रखना है आप लोग को कि जो पहले वाली परीक्षा हुई थी, कोई जान नहीं रहा था कि इतना लंबा समय मिलेगा करके, फिर भी वो जुड़ा रहा। 2 महीना किया फिर टूट गया, फिर 2 महीना गया फिर टूट गया। लेकिन आप लोग का इतना निश्चित है कि सरकार जो वर्तमान गवर्नमेंट है वो अपना नाम बदनाम करना नहीं चाहेगी, क्योंकि वो खुद बार बार जब हम लोग विरोध प्रदर्शन करते थे तो बार बार यही बोलती थी कांग्रेस के नाम से हुआ, कांग्रेस के नाम से हुआ। तो अब एक तरीके से ये चेहरा है, सरकार का चेहरा बन गया। पीएससी के बाद अगर कोई बड़ा चेहरा बन गया तो वो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा बन गई है। और वैकेंसी के बारे में आप उनसे पूछ सकते हो, पुलिस विभाग में जितनी वैकेंसी है, शिक्षा विभाग के बाद पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। तो वो तो 341 पद निकाला, मेरे तो ऐसा मानना था कि 600 650 पद आना चाहिए था। अभी भी वैकेंसी है, बहुत वैकेंसी। आप सिटी कोतवाली जाके देखेंगे, मात्र 2 सब इंस्पेक्टर है। और ग्राउंड फ्लोर में अगर कोई कुत्ता भी घुस जाता है तो दोपहर लंच के टाइम में उसको भगाने वाला भी नहीं है, वो घूमते रहता है वहां। आप देख सकते इतनी वैकेंसी है पुलिस विभाग में, जरूरत बहुत ज्यादा है। वैकेंसी वैकेंसी जो है उतनी आ रही नहीं है ना। चलो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा संविधान। संविधान का, है ना, केवल संविधान से प्रश्न बनेगा ऐसे वाली बात नहीं है, मल्टीपर्पस रहता है संविधान। अगर आप जानते हैं करंट अफेयर रिलेट कर सकते हैं, संविधान अगर आप जानते हैं कुछ हिस्ट्री की बातें होती वो रिलेट कर सकते हैं। अगर आप संविधान जानते हैं तो आपकी जो मिसलेनियस क्वेश्चन रहते हैं, सर्वाधिक मिसलेनियस प्रश्न जो आते हैं वो संविधान से ही संबंधित रहते हैं। समझ में आई मेरी बात? ऐसे तो संविधान चालू करेंगे अपन, जैसे पहले पढ़े थे वीरेंद्र, अब बहुत ऊंचा स्तर उठ चुका है उसका। उस समय मैं शुरुआत किया था, आप ही को मैं सबसे पहले पढ़ाया था। मैं आप ही की बैच पहली थी शायद जब मैं पढ़ाना चालू किया था। तो 2022 में पढ़ाया था शायद आप लोगों ने, 22 में पढ़ाया था। नहीं, मैं 21 से चालू किया था, फिर मैं 21 से पढ़ा। आप 22 में पढ़े थे, मैं 21 से पढ़ा रहा था, ठीक है। चले देखें, चालू करेंगे फिर से। इस बार बहुत बड़ा डायमेंशन लेके चालू करेंगे। जितना जितना कंटेंट मेरे पास है, जितना मैं जुटाया हूं, क्योंकि मेरे को बचा के कुछ नहीं मिलने वाला। हालांकि मैं पहले भी नहीं बचाता था, लेकिन अब मेरे को बचा के कुछ मिलने वाला नहीं। मेरा सिलेक्शन हो गया है और अब मैं मूड में भी नहीं हूं कि मैं पीएससी की तैयारी करूं। हो गया मेरा, हो गया मेरा, मैं हो गया मेरा, मतलब हो गया बहुत। 6 साल 7 साल हो गया, अब हिम्मत नहीं रही। तो जो मेरे पास जुटाया हूं, मैं आज तक मैं जितना जुटाया हूं, मैं कोशिश करूंगा कि पूरा पूरा आप लोग को डिलीवर कर दूं। और अगर नहीं भी कर पाया तो कुछ चीजें ऐसी रहेगी जो मैं आप लोग को नोट्स के तौर पर प्रोवाइड कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पर प्रत्यक्ष तौर पर उपस्थित भी नहीं हो पाया, अप्रत्यक्ष तौर पे आप लोग की हेल्प करता रहूंगा मैं, ठीक। चल चालू करते हैं अपन। संविधान पढ़ने वाले अपन लोग, ठीक। देखो भाई, समझना इस चीज को, अपन जो संविधान पढ़ेंगे, ठीक, एक्चुअली प्रतियोगी परीक्षा में संविधान कोई सिलेबस होता ही नहीं है। संविधान सिलेबस का हिस्सा ही नहीं होता है।
सिलेबस का हिस्सा होता है राज व्यवस्था। क्या होता है? राज व्यवस्था। ठीक, इस चीज को समझेंगे आप लोग। इसको आप अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं? पॉलिटी बोल देते हैं। बोलते हैं पॉलिटी। जब भी आप किसी एग्जाम में जाएंगे, मतलब किसी बुक स्टोर में जाएंगे, आप बोलेंगे संविधान की किताब दो, आपको वो पॉलिटी चिपका देगा। आप बोलोगे अर्थव्यवस्था की बुक चाहिए, आपको वो इकोनॉमी चिपका देगा। समझ में आई मेरी बात? तो सिलेबस का हिस्सा कभी भी संविधान नहीं होता है। संविधान का एक प्रकार से व्यवहारिक रूप होता है, क्योंकि अगर संविधान ही होता तो 395 अनुच्छेद रट के जाते, सब प्रश्न बनता। नहीं बनता ना, यहीं पर गलती हो जाती है, यहीं पर दिक्कत हो जाती है। तो अपन क्या करेंगे, पहले समझेंगे कि संविधान क्या है। ठीक है, पहले अपन क्या देखेंगे कि संविधान क्या है। लगभग मेरे को 15 से 20 दिन लगेगा। ये सबसे बेहतरीन समय होता है। मैं इस बैच, मतलब इस बैच को, आफ्टरनून वाली बैच को डालने का मैं ही सबसे पहले बोला सर लोग को कि सर ये बैच जो है ये दोपहर में होना चाहिए, क्योंकि जब अपन आपका टाइम जब क्लोज होगा ना, तब क्लोज आप पहुंचेंगे, तब आपको सुबह भी जाना पड़ेगा फिजिकल के लिए, शाम को भी जाना पड़ेगा, यही वाला टाइम खाली रहेगा। तो सबसे बेहतरीन समय यही है मेरे दृष्टिकोण से। सबसे अच्छा समय पढ़ने का सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए यही है। ठीक है, तो अभी अपन कम से कम 15 दिन लेंगे, 15 दिन संविधान के प्रथम पृष्ठ तक पहुंचने के लिए। ठीक, प्रथम पृष्ठ तक पहुंचने के लिए उसके पहले अपन पूरा बैकग्राउंड तैयार करेंगे, क्वेश्चन की प्रकृति को समझेंगे, प्रीलिम्स में कैसा क्वेश्चन आया है, मेंस में कैसा क्वेश्चन आया है। लेकिन एक बात हमेशा आप लोग के दिमाग में रहे कि पूरा जो पेपर, पूरा प्री हो चाहे मेंस हो, पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव है। पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव है। आप लोग का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे को रटना नहीं है, मेरे को पढ़ाना नहीं है, तो आपको पढ़ाना नहीं, पढ़ाने टाइप पे याद नहीं करना आपको। समझ में आ रही मेरी बात? ना आपको लिखना है वहां पे, सब्जेक्टिव पेपर भी नहीं है। तो इतना दिमाग में चले जाए कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कि जैसे कोई प्रश्न सामने आए अपन ऑप्शन एलिमिनेट कर दे या फिर सही उत्तर अपने को पता। दो ही तरीका हो सकता है। समझ में आ रही मेरी बात सभी को? ऐसा तो अपन चालू करते हैं इस चीज को। संविधान देखें, संविधान का सबसे पहले अपन देखेंगे शाब्दिक अर्थ। इसका शाब्दिक अर्थ आज के बहुत सारे पेपर में इसका शाब्दिक अर्थ दिया हुआ है, जो देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं यही पढ़ से चालू करता हूँ। बहुत सारे पेपर में ये दिया हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ देखें तो संविधान का शाब्दिक अर्थ, संविधान जो है आप हिंदी में पढ़ेंगे, संविधान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसमें व्यंजन संधि है, सम धन विधान। ठीक है, सम धन विधान, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। मेरा मन नहीं कर रहा एकदम तुरंत जाने का, तुरंत संविधान पे जाने का मन नहीं कर रहा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें बता देनी चाहिए शुरुआत में, क्योंकि एग्जाम को केवल अगर पढ़ के निकाला जा सकता ना, तो भाई साहब भी निकाल लेते हैं, है ना। और जितने लोग बाहर हो, कोई बाहर नहीं होता, सब निकाल लेते। स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है, आपकी रणनीति बहुत ज्यादा मायने रखती है। यहाँ पे रणनीति ऐसी होनी चाहिए तगड़ी कि आप किसी भी चरण में बाहर ना हो। अगर मैं चरण 1 की बात करूंगा, वहां कोई टेंशन वाली चीज है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपका दस्तावेज ठीक ठाक हो और नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सबको निकाल देते हैं। बस आपका जो शारीरिक नाप जोग है उसमें आप ठीक ठाक रहो। ठीक है, ज्यादातर लोग जो कटते हैं 1,47,000 शुरू में थे, 70,000 शुरू में बाहर हो गए थे। यही बताया था मेरे को, ये न्यूज को 70,000 बाहर हो गए करके। 70,000 लोग बाहर हो गए थे। किसमें बाहर हुए थे? मतलब या तो कोई आया नहीं था, या तो जो आया था वो एज में कटा, या हाइट में कटा। ज्यादातर लोग यही दो चीज में कटे थे, एज में और हाइट में। और बाकी लोग थोड़ा सा ट्रिक विक लगा दे रहे थे तो बाहर निकल जा रहे थे, आराम से निकल जाए। फ्लैट फुट वाली लड़की मैं देखा हूं, पूरा प्लेन, पूरा आईने के जैसे पूरा प्लेन, वो लड़की भी, उसको भी पास किया गया। एक लड़का भी वैसे ही है, ऐसा ट्रिक करके लगा दिया, वो ऐसा करके ऐसा करके आगे और पीछे का हिस्सा गीला हुआ तो वो समझे कि नहीं है फ्लैट फुट, निकाल दिए। सबको निकाला गया, लेकिन केवल जो हाइट में है, और उसमें भी ये इसको ऊपर उठा रहे थे हम लोग कि अगर किसी का आधा इंच 1 इंच है तो ये गले का ये जो हिस्सा सल में है इसको ऊपर उठा के कर दिया जाए, उसमें भी हेल्प किए उन लोग। तो हाइट में कटे हैं और एज में कटे, तो इस चीज को ध्यान में रखना। चरण 1 की बात हुई। चरण 2 और चरण 3 को मैं मानता ही नहीं हूं कि ये अलग अलग है। 2 और 3 को मैं मानता ही नहीं हूं कि ये अलग अलग है। समझ में आई मेरी बात? दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव है और दोनों का स्तर भी एकदम सेम है, ऐसा भी नहीं कि कठिन और सरल है, दोनों सरल है। अब अपने को क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करना है। और आपको यह चीज पता है कि चरण 1 केवल क्वालिफाइंग है क्वालिफाइंग, केवल क्वालिफाइंग है। ये चीज क्वालिफाई करना है आपको।
लेकिन आप इसकी तैयारी मत करो। मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप प्रीलिम्स की तैयारी करें, कभी भी नहीं करूंगा। मैं शुरू से लेकर आखिरी तक के जो टारगेट बना के चला था, मेंस को बना के चला था, मेंस, क्योंकि मेरे को पता था कि अगर मेरा मेंस मैं तगड़ा कर लिया, अच्छे से कर लिया उसको, उसकी तैयारी, तो मेरा प्रीलिम्स में रैंक आएगा, और आया भी। प्रीलिम्स में मेरा 110 रैंक आया था ऑल ओवर, क्योंकि मैं मेंस की तैयारी बहुत तगड़ी थी। समझ में आई मेरी बात? तो आप केवल मेंस को फोकस करें, क्योंकि ये जो है ये गिनाएगा, ये मेरिट में ये काउंट होगा। अब मेंस की बात अगर अपन करें, आप जानते हैं, है ना, आप जानते हैं कि इसमें कितना पेपर है? इसमें टोटल पेपर है 3 पेपर है। पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3। मैं समझता हूं कि सर लोग भी इसके बारे में बात किए होंगे, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव रहा है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊं जो मेरे से थोड़ा सा स्किप हुई थी। मैं 450 नंबर भी ला सकता था, आ भी रहा था। मैं जो काउंट किया था मेरे आंसर की के हिसाब से 454 नंबर था। वो व्यापम के मॉडल आंसर अभी तक तो दिया नहीं है, पता नहीं कितना नंबर आएगा, लेकिन फिर भी देखें। पेपर नंबर 1 में आपका जो हिंदी है, मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूं कि यहाँ जो व्यक्ति पढ़ाता है, मैं भी हिंदी पढ़ाता हूं, उनसे पूछ लो, मैं भी हिंदी पढ़ाता हूं, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं कि सुधीर सर के ऊपर पूरा छोड़ सकते हो आप लोग, पूरा छोड़ सकते हो। वो व्यक्ति जी जान लगा करके आराम से 125 में आपको 120 तक के पहुंचा देगा। मैं आप बताऊंगा कि केवल सुधीर सर के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना बोल के, केवल वहां तक कि नहीं। आप देखो, ये काम तो करवा देंगे आपको, थ्योरी वाला काम वो करवा देंगे, लेकिन आपको जितना ज्यादा हो सके एमसीक्यू सॉल्व करना है, जितना ज्यादा हो सके। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है और मैथ्स रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आप पूरा थ्योरी पढ़ के रट के चले जाओ ना, नहीं बना पाओगे आप। जितना ज्यादा प्रैक्टिस हिंदी में, एक बुक उठाओ जो होनी चाहिए टॉपिक वाइज, वर्णमाला पढ़े आप, चुपचाप जाके क्वेश्चन लगाए। इसके बाद नेट से उठाओ क्वेश्चन, जितने नेट में क्वेश्चन है उसको उठा लो। आप देखेंगे जब भी आप एग्जाम देके निकलते हैं, नेट से पूछते हैं, कभी कभार ऐसा होता है शब्दशः निकल जाता है, चारों ऑप्शन भी उसी क्रम में होते हैं, यानी कि उसने कॉपी पेस्ट किया और आपके एग्जाम में पूछ दिया। आ रही बात समझ में? नेट से उठाओ, उसी टॉपिक से जितने प्रश्न हो सकते हैं मारते जाओ, मारते जाओ, जितने हो सकते हैं। वो तो हो जाता है ना, हरा पीला हो जाता है वो, जब गलत तो सही होता है। तो इसके बाद अपने को क्या करना है कि कोई अगर न्यू चीज मिली, नई चीज, मैं आपको इस चीज की गारंटी दे रहा हूं कि ना केवल सब इंस्पेक्टर, एमसीक्यू की इतनी जबरदस्त तैयारी हो जाएगी आपकी कि व्यापम में किसी अदर एग्जाम को भी आप टारगेट करेंगे, बहुत अच्छा नंबर आएगा आपका, बहुत अच्छा नंबर। ठीक, सिलेक्शन इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि हर एग्जाम की अलग डिमांड होती है, स्पेसिफिक। एडीओ में पंचायती राज मांग देता है, सम परीक्षक में हिंदी का एक्स्ट्रा मांग देता है। ठीक, तो न्यू, जितने भी न्यू चीजें आपको मिली, आप इसको नोट्स में ऐड ऑन करते चलो। आपका नोट्स पुख्ता होना चाहिए, एकदम पुख्ता। इसके ऊपर यहां पर मैं इसको पॉज कर रहा हूं, इसके बाद आखिरी में और करूंगा फिर। अब रही बात अंग्रेजी की, मेरे को ऐसा लगता है कि अपन सारे हिंदी माध्यम वाले हैं, इसके पीछे माथा फोड़ने का मतलब नहीं है। अगर वो चाहता है कि आप 50 नंबर का बनाओ तो आप 50 ही नंबर का बना पाओगे, 51 में भी नहीं पहुंच पाओगे। और अगर वो नहीं चाहता है कि कोई 25 नंबर ज्यादा बनाए, आप 25 नंबर ज्यादा नहीं बना पाओगे। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि अपन है हिंदी माध्यम वाले। इतना ज्यादा माथा फोड़ने की मतलब नहीं है इसमें। आप टारगेट लेके चलो कि 40 से 45 नंबर मेरा स्कोर होना चाहिए 75 में। कितने में? 75 में कम से कम 45 से 50 नंबर का टारगेट लेके चले आप, बहुत अच्छा स्कोर है वो बहुत अच्छा स्कोर है। समझ में आई मेरी बात? और आप ज्यादा ला भी नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आप इधर मेहनत करना चालू किए, ये पार होता रहेगा, जो कि आसान है। तो जो चीज आसान है उसके ऊपर आप जितना ज्यादा फोकस हो सके उतना ज्यादा फोकस करें। ठीक है भाई, समझ में आई मेरी बात? कुछ टॉपिक है अंग्रेजी में जो बहुत सरल है, वहां पर से आप फिर से डिवाइड कर सकते हो कि हाँ उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स का आप कितने दिन तक रटेंगे? हरी बात समझ में? ऐसा है। तो आप जितना ज्यादा फोकस हो कि हिंदी के ऊपर करें, अंग्रेजी के लिए जो यहाँ पढ़ाया जाएगा वो पढ़ें। उसके अलावा यूट्यूब में भरमार चीजें पड़ी हुई है, हर एक टॉपिक का यूट्यूब में वीडियो सर्च करें और उसको वहां से भी पढ़ें। फिर उसके बाद आप क्या करें, चुपचाप लूसेंट की एमसीक्यू उठाएं, एमसीक्यू, और उसको मारते चलें। समझ आए मेरी बात? मैं तो 45 से 50 बोल रहा हूं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको और अच्छा स्कोर हो जाए। लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ आसानी से बोल दे रहा हूँ 30 सेकंड के अंदर, लेकिन ये काम बहुत लंबा है, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। समझ में आई मेरी बात? ये पूरी होल रणनीति बता रहा हूँ कि कैसे आप
ना केवल एग्जाम निकाल सकते हैं बल्कि रैंक लाना पड़ेगा आपको। एग्जाम निकालने के लिए रैंक, है ना, रैंक में बाहर हुए वो। देखिए अगला एमसीक्यू बुक, वो कुछ भी उठा लो, मार्केट में 3660 टाइप के वो है, क्या बोल सकते, बुक आ रहे हैं राइटर के नाम से। वो क्या करते हैं, पुराने क्वेश्चन को उठाते हैं, कॉपी और पेस्ट, है ना। अरे बहुत सारी कोचिंग संस्थान है, यहाँ की भी हो सकती है, उड़ान भी हो सकती है। हाँ वो बता रहे हैं, हाँ निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को एक नंबर से मतलब है, कौन क्या है अपने को उससे मतलब ही नहीं है ना। पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 2 में अपने को क्या करना है, ये जीएस है पूरा। अब इसको मैं मान के चल रहा हूं प्रीलिम्स, समझ में आई मेरी बात, ये आपका प्रीलिम्स है जीएस, समझ में आई मेरी बात। देखें जीएस में आप अगर एनालिसिस करेंगे ना, जब प्रीलिम्स को एनालिसिस करेंगे 2011 का, 2008 का, 2023 का, तो आप एक चीज को नोट करेंगे कि प्रश्न अपेक्षाकृत बहुत सरल है और हमने पढ़ा बहुत ज्यादा डीप में, बहुत ज्यादा डीप में पढ़ लिया और सरल चीजों को स्किप कर दिया। माइनर मिस्टेक हमसे हो गई, माइनर मिस्टेक, क्योंकि जब पेपर सरल होता है हम बहुत तेजी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दूसरा ऑप्शन में आंसर मिल गया था, अपन चौथा ऑप्शन देखे ही नहीं थे, यहां पर दिक्कत हो जाती है जब सरल पेपर आता है तो। और जब माइनर, यही जो ब्रेन मिस्टेक होती है, माइनर मिस्टेक, आप उसी में बाहर होते हैं, नहीं तो आप आराम से, आपकी उतनी दक्षता है कि आप उतना नंबर ला सकते थे जो सिलेक्शन ले रहे। आ रही बात समझ में, ऐसा। तो आप क्या करें, जितना ज्यादा हो सके यहां पर एनालिसिस करें। इसमें एनालिसिस करने का मतलब नहीं है इसके पास वैरायटी बहुत है हिंदी और अंग्रेजी में क्वेश्चन की, यहां एनालिसिस करने का मतलब नहीं है। मतलब यहां पर है जीएस, क्वेश्चन की प्रकृति को आप समझे। दर्शन से बहुत प्रश्न पूछा, है ना, दर्शन के, फिलॉसफी के जो बहुत सरल सरल चीजें हैं, चारवाक का दर्शन क्या है पूछा, योग दर्शन के बारे में पूछा, सांख्य दर्शन के बारे में पूछा, समझ मेरी बात, ये सारी चीजों के बारे में पूछा। कला संस्कृति से एक आध दो प्रश्न देखने के लिए मिले, संविधान के एकदम सरल प्रश्न दे दिया, इतिहास के एकदम सरल प्रश्न दे दिया, समझ में आई मेरी बात। इसको आप एनालिसिस करेंगे जितना ज्यादा हो सकता है। प्रोसेस वही रहेगा, कोचिंग जो पढ़ाया गया आपको, अंतिम कुछ नहीं होता ना। आपको कोचिंग में मैं कितना भी बार बोल दूं मैं जो पढ़ा रहा हूं वही आएगा, कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ज्ञान अथाह है, ज्ञान का कोई था नहीं, मतलब कोई उसका अंत नहीं है। बस ये चीज है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक। कोचिंग के बाद, ये तो कोचिंग एक 10% हिस्सा है, आपको वहां पर ले जाकर के खड़े कर दिया जाएगा जहां से आप दौड़ेंगे तो मंजिल तक के पहुंच जाएंगे आसानी से। कोचिंग के बाद आपका एफर्ट चालू होता है, और ये एफर्ट कितना मार रहे हैं आप, ये जो है आपको सिलेक्शन तक के लेके जाएगा। अब एफर्ट में क्या क्या चीजें आती है, बात को समझना। जो मैं फॉलो किया, कोचिंग आपको कभी सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, कोचिंग आपके काम को आसान करेगा, ठीक है, आपके काम को आसान करेगा। देखें, अगर कोचिंग सबको सिलेक्शन दिलाता तो हर व्यक्ति जो है वो सिलेक्शन ले लेता, समझ आई मेरी बात। मैं उनको पढ़ाया था, पूछ लो वो, लेकिन नहीं हुआ उनका सिलेक्शन। हो सकता ना ऐसा, लेकिन मैं और भी कुछ लोगों को पढ़ाया था, वो भूमि वगैरह, भारतीय भूमि, क्या नाम था वो जो गृह मंत्री के उस बंगले में रहते, उनका हो गया सिलेक्शन। तो कोचिंग करने वाले हर व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होता, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको एफर्ट मारना पड़ेगा एक्स्ट्रा। कोचिंग के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कोचिंग के बाद आपको एक रेफरेंस बुक उठानी पड़ेगी, हर सब्जेक्ट की अलग रेफरेंस बुक, ठीक। अच्छा पोस्ट है सब इंस्पेक्टर, ऐसा नहीं प्यून लेवल का नहीं है, कर्मचारी लेवल का नहीं है वो। तो आपको एक रेफरेंस बुक उठानी पड़ेगी। मान लो कि मैं आपको धन विधेयक आज पढ़ा दिया, आप घर गए चेक किए कि क्या मैंने जो धन विधेयक पढ़ाया है उतना काफी है क्या, और कुछ मेरे को मिल रहा है क्या, एक्स्ट्रा मिला, नोट्स में ऐड ऑन करें। रेफरेंस बुक के बाद आप एक बढ़िया सी मोटी सी एमसीक्यू बुक उठाएं जिसमें पीएससी के व्यापम के सारे प्रश्न इंक्लूड हो और कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी दिए गए हो। एमसीक्यू आप बुक से भी मारिए, नेट से भी मारिए, जो नया मिला नोट्स में ऐड ऑन करिए, समझ में आई मेरी बात। इसके बाद आपको एक बढ़िया सी टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, ठीक। इस टेस्ट सीरीज में आप ये चेक करें कि मेरा कौन सा टॉपिक या कौन सा विषय कमजोर जा रहा है, ठीक। अब इसको आप पुख्ता करिए, आपने नोट्स में वो चीजें ऐड करिए जो आपकी कमजोरी थी, ठीक। कोई ट्रिक, किसी व्यक्ति का, कोई नई बात,
आपने नोट्स में ऐड ऑन करिए। मैं नोट्स की महत्ता बता रहा हूं क्यों। ये जो यहां पर मैं पॉज किया था ना, ये पुख्ता के बाद पॉज किया था, मैं उसकी महत्ता बता रहा हूं। जब आप ये सारी चीजें कर लेंगे और आपका एक नोट्स जो तैयार होगा अभी, ठीक, अब इस नोट्स को सिलेक्शन मतलब जो आपका जो पेपर होगा उससे पहले 10 से 12 बार रिवीजन करना है। 10 से 12 बार, समझ में आई मेरी बात? तब कहीं जाकर के आप पेपर में बैठिए। समझ में आई मेरी बात? तब आप पेपर में बैठिए। ना केवल आप एग्जाम निकालेंगे बल्कि रैंक लाएंगे। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, तो गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपका जो आप एग्जाम है वो इसी तरीके से निकलेगा। समझ में मेरी बात? लोग क्या करते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं, एक आध रेफरेंस बुक पढ़े, खत्म। ऐसा नहीं होता। जितना काम इन दोनों का है उतना ही काम ये एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज का भी है। बराबर है, 50-50% बराबर। ये वैसे ही है कि क्रिकेट के हम सारे नियमों को जानते हैं लेकिन खेलना नहीं आता। ये खेलना है, ये जो है ये उसका व्यवहारिक रूप है। ये केवल क्या है, प्रावधान। आई बात समझ में सभी को? ऐसा तो आपका कम से कम टारगेट होना चाहिए 450 से 500 नंबर। और ये आएगा, ये आराम से आ सकता है, ये बिल्कुल आ सकता है। समझ आई मेरी बात? 450 से 500 नंबर अगर आप लेकर के आते हैं और उधर आपका स्कोर अगर 96, 108 और 120 भी होता है, आपका सिलेक्शन कंफर्म है। क्योंकि यहाँ पीएससी वाले का काम नहीं है। पीएससी वाले का पेट निकल गया है, पीएससी वाले को मोटा चश्मा लग गया है, पीएससी वाला कई ऐसे हैं जो हाइट में कम है। आई बात समझ में? यूपीएससी वाले यहाँ आकर के उस चीज की तैयारी नहीं करेंगे। तो जो सिनारियो बनता है मोटा मोटा, आपकी प्रतियोगिता उनसे ही है जो एकदम परफेक्ट है, शरीर से भी अच्छे हैं, दिमाग से भी अच्छे हैं। और ऐसा समीकरण हर कोई नहीं बना पाता। हर कोई समीकरण ये नहीं बना पाता। आप देखेंगे सामान्य पेपर जो होता है, फूड इंस्पेक्टर का, ये सब जो पेपर होता है, उसमें 5-6 लाख फॉर्म भरते हैं। अभी देखना इसको एसआई को कितने लोग भरे होंगे। कई लोग तो डर के मारे नहीं भरते हैं, डर के मारे नहीं भरते कि हम 5 चरण का एग्जाम नहीं निकाल सकते। लेकिन ये जो 5 चरण है, इन 5 चरण को मैं जो 1 चरण की प्रतियोगिता होती है ना, उससे भी सरल मानता हूं। और इसलिए मैं इसको टारगेट भी किया। मेरा नहीं हो रहा था पीएससी में, मैं 4 बार दिया मेंस, 1 बार दिया इंटरव्यू, मेरा नहीं हो रहा था। मेरे को समझ में आ गया था कि कठिन है बोल के। लेकिन यहां पर मेरे को समझ में आ गया था कि नहीं, मैं थोड़ा सा क्रिकेट खेलता हूं, हाइट ठीक है मेरी, तो मैं इसको निकाल सकता हूं। मेरे को समझ में आ गया था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा फोकस किया और मैं लगातार 2 साल मेंस नहीं दिया। मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, यही चेसाइज के नाम से, क्योंकि मैं इधर मेरा फोकस था। मैं कोशिश कर रहा था कि अपने वजन को किसी भी तरीके से मैं घटा लूं करके। समझ में आ रही मेरी बात? ऐसा चले। तो ये 5 चरण केवल उन लोगों को डराने के लिए है जो वाकई में लायक नहीं है, विभाग के, पुलिस विभाग के लायक नहीं, उन्हीं लोग को डराने के लिए है ये। पहला चरण एकदम सरल, प्रीलिम्स और मेंस को मैं 1 चरण मान के चला। और मैं आपको बोल रहा हूं कि आप फिजिकल की तैयारी बैलेंस बना के चले। बैलेंस की बात करेंगे, बैलेंस कैसे बनेगा, है ना, संतुलन कैसे बनेगा। तो संतुलन आपका स्टेप बाय स्टेप बनेगा। अब मैं आ रहा हूं चरण 4 में। अभी तक अपन किसकी बात किए, 3 तक की बात की, चरण 4 की बात कर रहा हूं मैं। यही वो चरण है जो डिसाइडिंग है कि आप पोस्ट ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, डिसाइडिंग है वो, ठीक। चरण 4 में अभी शुरुआत में आपको क्या करना चाहिए, आपको केवल और केवल अपने स्टेमिना पे, अपने इंड्योरेंस पे काम करना है। अपने स्टेमिना और इंड्योरेंस पे काम करना है। और उसके साथ अपना जो डाइट है उसको मेंटेन करना है। समझ में आई मेरी बात? बात करूंगा मैं स्टेमिना और इंड्योरेंस, इस पे काम कैसे होगा। केवल और केवल आपको क्या करना है, अभी फिलहाल के लिए जॉगिंग करो, हल्की फुल्की रनिंग करो, और ये होनी चाहिए लगातार। समझ मेरी बात? लगातार आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को 1 मंथ के अंदर अपना 40 मिनट लगातार में दौड़ने की प्रैक्टिस हो जाए मेरी। रुकना नहीं, दौड़ने वाला समझ रहे, बहुत तेज नहीं, आपकी सहूलियत के हिसाब से, कि आप 40 मिनट तक के बिना रुके जॉगिंग कर सको, थोड़ा तेज चल सको, लेकिन रुकना नहीं। एक भी जगह रुके खत्म एंड्योरेंस, 40 मिनट का एंड्योरेंस खत्म आपका। अगर आप ये करेंगे, किसके साथ, डाइट के साथ। डाइट आपको क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है पानी, ठीक। अगर आपके शरीर में पानी की कमी हुई, आपको इंजरी बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दी इंजरी होगी आपको। तो पानी आपको इतना पर्याप्त रखना है अपने शरीर में। डेली इलेक्ट्रॉल पिए, आप डेली पिए,
कुछ नहीं होता। डेली पिए इलेक्ट्रॉल, नमक पानी जो नींबू डाल के थोड़ा सा होता है वो पिए। आपकी बॉडी होनी चाहिए हाइड्रेट, आपकी हर एक नस, हर एक ऊतक तक के, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए। आप देखेंगे कि ये 40 मिनट आप बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे, और बिना इंजरी के। इंजरी से एकदम बचो, ये पूरा 15-20 दिन, 1 महीना खा जाएगी, है ना। आपका हुआ था ना, कितना दिन तक के हो गया था दिक्कत, लास्ट में हुआ ना। अधिकतर लोग जो बाहर हुए ना, अधिकतर मेरे जो पहचान के जो एकदम डिजर्विंग कैंडिडेट थे, उनमें ये भी थे डिजर्विंग कैंडिडेट एकदम, वो डिजर्विंग कैंडिडेट इंजरी के नाम से बाहर हुए, इंजरी के नाम से। और कुछ लोग तो ऐसे थे जो मेरे 36 के ग्रुप में थे, उन लोग को उसी समय इंजरी हो गई थी जिस दिन फिजिकल था, एक स्टेप मारे वो हाई जंप में, इंजरी हो गई, ये पकड़ लिया। बाकी पूरा फिर ढल गया उन लोग का। जो लोग 200 प्लस मारने वाले थे वो 120 में आ गए, और जो 156 168 वाले थे वो 96 में पास हुए। समझ में आई मेरी बात। तो आपको क्या करना है, जितना ज्यादा हो सके अपने शरीर को मजबूत बनाना है। सब गलत काम छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि वो आपके बॉडी को हाइड्रेट होने से रोकेगी। अपने को पता नहीं चलता, अपने को लगता है कि नहीं मजबूती तो है, लेकिन नहीं, वो अंदर से कर रही खोखला, कर रही वो खोखला, अपने को पता नहीं चलता, वो कर रही खोखला। डाइट में आप बढ़िया अंकुरित चीजें ले, ठीक, जितना ज्यादा बढ़िया फल हो सकता है ले, पनीर हो सकता है ले। अगर आप मीट लेते हैं हफ्ते में 1-2 बार लेना, ठीक है, ठीक है, इतना भी नहीं खा रहे पेट खराब हो जाए। और वो वाला चिकन से बचे, वो मतलब जो क्या बॉयलर से बचे, वो केवल और केवल खोखला करता है शरीर को, वो शरीर को खोखला करता है। वो बॉयलर चिकन से बचे। आप चाहे तो वो काकरेल होता है वो खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, है ना। और हाँ, मीट के साथ अंडा अगर आप खाते हैं तो, दूध, ठीक, ये ऑप्शनल है ना, इसके बिना भी काम हो सकता है। बढ़िया पालक लो, ठीक। और क्या ले सकते हैं इसमें, ड्राई फ्रूट की आवश्यकता नहीं है, वो फालतू बात है। ड्राई फ्रूट की आवश्यकता नहीं है, अंकुरित चीजें बहुत काफी है, बहुत काफी है, थोड़ी मोड़ी भी नहीं, बहुत काफी है वो, है ना। पानी के साथ लेंगे, जो भी चीजें होगी वो पानी के साथ होगी, ठीक है। इतना काफी है, इतना काफी है आपके शरीर को मजबूत करने के लिए। आप इन लोग को ले, और गलत चीजों से दूर रहें जी। वो डिपेंड करता है, मेरे तो कई पहचान के ऐसे लोग, कमल किशोर का वजन कितना, 95 किलो का है वो आदमी, वो फिर भी फिजिकल निकाला 108 नंबर। वो मायने नहीं रखता। हाँ हाँ, सब इंस्पेक्टर में सेलेक्ट है भाई, वो मायने नहीं रखता। एक लड़का है, वो मेरे से डबल वजन का होगा, मेरा वजन अभी एट अ टाइम 81 kg का, वो मेरे से डबल वजन का होगा, वो भी निकाला है एग्जाम, वो भी सब इंस्पेक्टर बना है। वो वजन मायने नहीं रखता है, नहीं रखता, सच में नहीं मायने रखता। आपके शरीर के अंदर कितनी जान है वो मायने रखती है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बल्कि शरीर के होते हैं, लेकिन अपने शरीर को बहुत दूर तक फेंक देते हैं। वो देखें, वो डांसर है ना, एक डांसर है, उसका मूव देखो आप, कितना तेज मूव करता है वो, एक डांसर मोटा सा एकदम। हाँ, तो वो शरीर में कितना दम है आपके, वो दम जो है वो यहीं पर से आएगा आपका, है ना। तो 40 मिनट का शुरुआत में इंड्योरेंस आपका वो होना चाहिए, क्या टारगेट। उसके बाद आपको किसी इवेंट में जाना चाहिए, कोई भी इवेंट में जाओ, कोई भी इवेंट में, सिर्फ किसको छोड़ के, लॉन्ग जंप को छोड़ के। लॉन्ग जंप नहीं करना, लॉन्ग जंप करना ही नहीं, ठीक। देखो मैं बता रहा हूं आपको क्या आपको नहीं करना है। लॉन्ग जंप जो है ना, ये बहुत तेजी से इंजरी लेकर के आती है, इसको आखिरी में करना, आखिरी, सबसे आखिरी में जो इवेंट होगा वो होगा लॉन्ग जंप। आपको इसकी प्रैक्टिस तभी करना, ठीक, जब आपके ये जो पिंडली वाला हिस्सा है ना, इसमें जब जान आ जाएगी, क्योंकि इसको सीन पेन बोलते हैं, सीन पेन। अगर इसमें जान आ गई उसके बाद आपको करना हो, क्योंकि वो जो सीन पेन फिर पकड़ेगा ना, फिर वो कई लोग का क्या होता है 10 दिन का होता है, लेकिन कई लोग का महीने भर का भी होता है। मेरा जैसे था, मेरा सीन पेन गया ही नहीं आखिरी तक के, नहीं गया। मैं दवाई खा खा के कह रहा हूं, मेरे को मना भी किए लोग कि दर्द की गोली मत खा, मैं ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास, निकालना है तो निकालना है। मैं 2-2 3 दिन दर्द की गोली मार देता, ऐसी तैसी कराया बोल के, देख लूंगा बाद में जो भी होगा, कुछ नहीं हुआ। फालतू बात ये है। देखो भाई, लॉन्ग जंप आखिरी में करना है। और हाँ, जो आपका शॉर्ट पुट है गोला, इतना फालतू हरकत किए हम लोग, इतना फालतू हरकत किए, मजाक नहीं कर रहा हूं, हर दिन फेंके इसको, जब जा रहे ग्राउंड हर दिन फेंक रहे। ये है ही नहीं गोला हर दिन फेंकने का, कौन बदतमीज आदमी वहां पर ट्रेनिंग करवाया हमको, वो हर दिन फेंकवाया।
अब मेरे को बाद में समझ में आया कि गोला तो हर दिन फेंकने का नहीं है, इसको कम से कम 2 दिन 3 दिन के गैप में फेंकने का है। ये पूरे कंधे को कमजोर कर देती है, ये कंधे को कमजोर कर देता है, और जो गोला अपन 9 में फेंकते हैं वो 8 में हो जाएगा, वो 7 में हो जाएगा, इसी उम्मीद में कि आखिरी में बढ़ जाएगा। अभी कम हो रहा, अभी नहीं बढ़ता, वो नहीं बढ़ता। आपको गोला 2-3 दिन के गैप में फेंकना है। और हाँ, जब तक आप गोला नहीं फेंक रहे, आप इस पे काम करिए जो कोई नहीं किया, जो कोई नहीं किया। और बाद में मैं कई सारा वीडियो देख देख करके, लोगों से बात कर करके पता करवाया कि क्या कमजोरी रह गई थी। तो ये जो 4 आर्म्स होता है ना, 4 आर्म्स, आप देखिए 4 आर्म्स का मतलब ये यहां पर वाला हिस्सा, ये 4 आर्म्स, ये जितना मजबूत होगा, लोग क्या बोले कि कंधे और पैर का खेल है, हम उसी पे काम किए। ना हमारा पैर ठीक हुआ, ना हमारा कंधा, कंधा कमजोर होता गया और होता गया। आखिरी के 15-20 दिन तक तो मैं तो गोला फेंकने की हालत में नहीं था, ऐसे उठाने के लायक नहीं था मैं, मेरा ये इतना दर्द हुआ था। लेकिन जिस दिन फेंका, 15 दिन के गैप में फेंका, 8 फेंक डाला मैं, जो 7 भी नहीं फेंकता था मैं 8 फेंक डाला। क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था कि नहीं, अगर मैं इसको 2 दिन पहले भी उठा लिया ना, 2 दिन पहले, जिस दिन फिजिकल है उसको 2 दिन पहले, तो ये गया हो जाएगा, चला जाएगा ये। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप क्या करें, गोला फेंकने से पहले गोले की तैयारी करें जितना ज्यादा हो सके। जिस दिन आपका फोरआर्म जबरदस्त मोटा हो गया, मजबूत खड़ा हो गया, बढ़िया हो गया, है ना, पैर आपका मजबूत हो गया, कंधा आपका मजबूत हो गया, घर में ही कर सकते हैं आप। ये 4 आर्म्स की क्या होती है, ये यहाँ पे रखे आप डंबल या जो भी रॉड, ऐसे ऐसे करते रहे, 4 आर्म्स मजबूत होगा आपका। आप देखेंगे 4 आर्म्स आपका जितना मजबूत है, हाँ हाँ, उससे भी होता है, उससे कलाई मजबूत होती है, उससे वो कलाई का है वो। बाकी 4 आर्म्स आपका जितना मजबूत होगा, आप देखेंगे गोला आप उतना लंबा उतना दूर फेंक पाएंगे। तो गोले को 2-3 दिन के गैप में फेंकना, शुरुआत में नहीं फेंकना, जितनी तैयारी हो सकती है 4 आर्म्स की, है ना, कंधे की, पैर की, वो आप करें, मजबूत करें अपने पैर को, कंधे को, है ना, 4 आर्म्स को, फिर आप इसको फेंके। इसकी बाद मैं बात कर रहा हूं, देखो 2 चीजों की बात किया मैं, लॉन्ग जंप की, गोले की, ठीक। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं 100 मीटर की, 100 मीटर। अब ये अलग अलग डिपेंड करता है भाई, कि अगर आपका गोला अच्छा है, रनिंग कमजोर होगी, रनिंग अच्छी है, गोला कमजोर होगा। अगर आपको बैलेंस रखना है कि गोला भी अपना 8 तक के चला जाए और रनिंग अपनी 48 चले जाए, 100 मीटर की बात कर रहा हूं, रनिंग अपनी 48 चले जाए, जैसे मेरा था, जैसे मेरा था, हाँ 48 मारा था मैं, 48 नंबर 60 का था। हालांकि मैं 60 में 60 करता था, 12.5, 13.5, 14.5 और 15.5, ऐसा था। तो मेरा 12.5 और 13.5 के बीच में एग्जैक्ट 13 सेकंड आया था मेरा, एग्जैक्ट मेरा इतना आया था, 13.01 सेकंड आया था मेरा, ये एग्जैक्ट मेरे को याद है। और यही पहला इवेंट जब मैं 48 देख लिया था, तो मेरा दिमाग तो ऐसा हो गया था कि हो गया। अब मैं केवल, मेरा उद्देश्य था, नहीं मालूम था मेरा गोला मैं 3 एटलीस्ट फेंक दूंगा करके, मेरे को मालूम था। मैं चुपचाप अब क्या कर रहा था, फुल कॉन्फिडेंस में, और जिसका 100 मीटर कमजोर हुआ था वो सारे कॉन्फिडेंस गिरा दिया अपना, एक स्टेप भी नीचे किया तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, है ना। लेकिन मैं फिर भी मैं सोच के चला था कि मेरा 60 है या 48 है, 48 आ गया, मेरा हाई जी हुआ मेरे को। 36 लोग में एकमात्र मैं 48 दौड़ा था, तो दौड़ा ही नहीं, ठीक। देखें, तो 100 मीटर आप बढ़िया करें, मजबूत, ठीक, जितना ज्यादा हो सके, कुछ नहीं है, स्टेमिना का काम है, जितना ज्यादा स्टेमिना पे काम करेंगे आप, बाद में देखेंगे कि रनिंग के साथ हमको इंजरी नहीं हो रही है ना। रही बात उसकी क्या बच गया यार, हाई जंप, हाई जंप, ठीक, हाई जंप प्रैक्टिस जो करना चाहिए ना, जितनी ज्यादा, वो हाई जंप की करना चाहिए। और हाँ, कभी भी जो हम लोग के साथ हुआ था कि हम लोग अपनी तकनीक बदल दिए थे। शुरुआत में मैं जब मैं क्रॉस मारता था, तो 3 मारता था शुरुआत में, डे 1 को मैं क्रॉस मारा था 3। फिर लहर चली कि टाइगर जंप मार रहे हैं लोग, टाइगर जंप मार रहे हैं, हम भी चले गए। हम पूरे 5 में 5 की प्रैक्टिस कर ली, 60 में 60 में आएगा, श्योर हो गया था। और ऊपर होता तो और ऊपर भी मारते उसमें। लेकिन फिर क्या हुआ अचानक से कि नहीं कर रहे, बोले टाइगर जंप नहीं हो रही, सबकी हालत खराब हो गई। मैं फिर से आ गया क्रॉस में, यहां पर मेरा हो गया नुकसान। अब मैं जहां 3 डे 1 को मार रहा था, मेरी प्रैक्टिस छूट गई, मैं 1 मार रहा, होने वाला है 10 दिन बाद फिजिकल है, मैं 1 ही मार रहा हूं, फिर धीरे से 2 में गया, 3 को लटपट मार रहा था, मैं गिर जा रहा था, बार बार गिर रहा था वो 3 में। लेकिन जिस दिन डे, क्योंकि मेरा 48 पड़ गया था, कॉन्फिडेंस मेरा हाई था, मैं 3 मार दिया इस दिन, 3 मार दिया। और चौथे के लिए मैं गंदा जूता पहना था, जो यहां पर से निकला हुआ था, साइड से इतना निकला हुआ था वो,
उसमें टच हो के बार बार गिर रहा था, निकला हुआ था वो, तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि मैं उतार दूं जूते को। मैं तीनों मार दिया, तीनों में गिर गया, चौथा तो 3 आया उसमें, ठीक है, बढ़िया है वो, है ना। 36 नंबर, है ना। देखें, अब हाई जंप के बाद जो 1500 मीटर है उसकी तैयारी आप अनजाने में कर ही रहे हो। उसकी तैयारी डे 1 से चालू हुई थी और अभी भी चल रही है वो। तो ये 1500 मीटर की आप अलग से तैयारी नहीं होती है। 1500 मीटर सब इवेंट के साथ चलता ही रहता है, ये एकदम बेसिक है। मत करो इसकी तैयारी, टाइमिंग वाइमिंग मत देखो शुरुआत में, लो 6 मिनट 7 मिनट जितना आपका हो सकता है लो। और हाँ, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि इसको इग्नोर करके चलो, कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब तक ये 5वां इवेंट नहीं हुआ था मैं उस ग्रुप का टॉपर था। जब तक नहीं हुआ था मैं उस ग्रुप का टॉपर था, लेकिन जैसे ही ये हुआ, और मेरा भी 36 आता था इसमें, लेकिन पता नहीं मेरे को क्या चर्बी चढ़ गई थी कि नहीं यार अच्छा खासा स्कोर तो हो गया है। मेरा 5 मिनट 41 सेकेंड और 3 माइक्रो सेकेंड आया। अब 5:40 में 12 नंबर था, 1 सेकेंड और 3 माइक्रो सेकेंड के लिए मेरा 12 नंबर कम हो गया, और वो मेरे ही नाम से हुआ। मैं और कॉन्फिडेंस में चला गया था, अच्छा खासा स्कोर हो गया, हो जाएगा बोल के। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये बिल्कुल भी नहीं करें आप, है ना। जितना ज्यादा आप स्कोर करेंगे उतना ज्यादा सही रहेगा। हर इवेंट को टारगेट करो, हर इवेंट को, क्योंकि ओवरऑल मार्क्स जुड़ना है। 12-12 नंबर का डिफरेंस रहता है, ये आपको बहुत आगे पहुंचा देगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो मान लो कि आप इसमें 6 क्वेश्चन की लीड ले रहे हैं, 6 क्वेश्चन की लीड ले रहे हैं एक एक इवेंट में। समझ में आ रही मेरी बात? जो कि बहुत ज्यादा होता है ऐसा। तो ये आपकी पूरी स्ट्रेटेजी रहेगी, जैसे मैं स्ट्रेटेजी आपको बताया हूं। इंटरव्यू मान की मत चलो कि चरण है, ठीक है। इंटरव्यू आपको मानना ही नहीं है कि चरण है। देखो उन्हीं का कॉल आ रहा है बेचारे का, जो बेचारे बाहर हो गए थे, आप ही की सहपाठी है, इनको भी इंटरव्यू में बहुत कम नंबर मिला इसलिए बाहर हो गई है, ठीक है। चले तो ये जी जी बताइए। ऑनलाइन वालों को अगर कोई डाउट होगा, कोई इसमें अगर आप लोग को मेरे से कुछ पूछना होगा, है ना, पहले आप दिलाए होंगे, कोई कमी हो गई होगी, ठीक, उसके लिए सजेशन लेना होगा तो आप मेरे से ले लेंगे, क्योंकि मैं ये बात दोबारा नहीं करने वाला, मैं केवल पढ़ाऊंगा आपको जितना ज्यादा हो सकेगा, और जितना तेज हो सकेगा मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा आप लोग को, है ना, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा देना है मेरे को और टाइम बहुत कम है। जी बताइए। 1500 मीटर अभी मैं चेक कर रहा था जी, तो 11 मिनट लग जाता है, मैं स्लो दौड़ता हूँ। तो उसको आप जब स्टार्ट किए रहोगे उस समय क्या पोजीशन रहा? 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, हाँ सही 15 मिनट। टारगेट ही नहीं कर रहा था ना शुरू में, शुरू में तो बहुत कमजोर था अपना पैर, है ना, इसलिए तो वो धीरे 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 करके आप जितना दौड़ रहे हैं ना, बहुत सफिशिएंट समय है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ बिल्कुल रहता है जूते का, जूता आप जितना अच्छा यूज करेंगे उतना सही रहेगा। सेगा वेगा का यूज मत करना बिल्कुल भी, वो शॉर्ट टर्म के लिए बढ़िया है सेगा, लॉन्ग टर्म के लिए आपके पैर की हालत खराब कर देगा वो, है ना। कलेंजी, कलेंजी का अच्छा रहता है, और आपका बजट अगर अच्छा है, अगर आपका बजट अच्छा है तो आप एसिक्स का यूज कर सकते हैं, फोम वाला एसिक्स का, ठीक। एसिक्स अगर आप यूज करते हैं तो सबसे बेस्ट है। अगर आप कलेंजी भी यूज कर रहे हैं तो भी अच्छा है, लेकिन कलेंजी का 800 रुपये वाला 900 रुपये वाला मत करना। 2500 में जो आता है ना वो मिडिल रेंज के लिए बढ़िया है। उसके बाद अगर आप ऊपर जाते हैं तो 4500 समथिंग का कुछ आता है, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन आप इतना पैसा शुरुआत में खर्चा करें, ये बिल्कुल भी समझदारी का काम नहीं है। शुरुआत में आप नॉर्मल जूते से चालू करें, नॉर्मल जूते से। जब आपका इवेंट चालू होगा ना उस समय आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। बाकी मैं कलेंजी यूज किया था, अपना बजट उस समय उतना नहीं था, अपन थोड़ा गरीब थे उस समय। 100 मीटर में 100 मीटर में जैसे, हाँ मैं 100 मीटर के लिए अलग यूज किया था मैं। हाँ भाई ये पक्की बात है ना कि मैं 100 मीटर के लिए और 1500 मीटर के लिए अलग अलग यूज किया था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा था कि ग्रिप काम आएगी 100 मीटर में, और 1500 मीटर में उसका जो स्पंज है वो काम आएगा, तो मैं वही यूज करता था। मैं 1500 मतलब 100 मीटर के लिए ना जो तगड़ी ग्रिप थी वो सेगा की ही थी। ये भले ही थोड़ा वजन था, लेकिन मेरे को था ये था कि मैं सेगा की प्रैक्टिस किया था, और एन वक्त में बदल दिया था जूता, क्योंकि लोग भड़का दिए थे मेरे को, क्योंकि पैर से तेरा मतलब पैर का बार बार इंजरी हो रहा था, तो उनको ऐसा लगा कि सेगा के नाम से ही हो रहा है। लेकिन मैं फिर भी एन वक्त में अपना बदला और मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। सेगा का मैं यूज किया था वो 800 वाला, तो 100 मीटर को मैं इसी में मारा था, और 1500 मीटर जो है मेरा वो कलेंजी में था, वो कलेंजी में था 1500 मीटर, ठीक है। मैक्सिमम लोग कलेंजी यूज करेंगे, आप लोग जब आप ये जाएंगे तो, है ना। जूता अच्छा यूज करना, अभी से ये सब बंद कर दो, स्नीकर वगैरह पहनना बंद कर दो, स्नीकर,
हाँ, स्नीकर पहनना बंद कर दो, ये पैर को थोड़ा डैमेज करता है ये, है ना। चलो तो 100 मीटर तक हो सकता है। जी, 14-15 सेकंड आ रहा है तो कवर हो जाता है आराम से 14-15 सेकंड अभी आ रहे हैं। 15 सेकंड। अच्छा है भाई, यही बताओ यार अच्छा है, बहुत है भाई, 15 तक आ रहा है तो। और मैं तो बोलता हूँ मत दौड़ो 15 में भी, उसको 20 सेकंड लो, अब स्टेमिना पे काम करो। रणनीति का मतलब यही है, आप शुरुआत में ऐसी रणनीति बनाए, इतनी मजबूत रणनीति बनाए कि जब रणनीति का रिजल्ट होना तो लोग आश्चर्यचकित होगा, दंग रह जाए, अरे बाप रे। जब आप टेस्ट दो, कई बार टेस्ट देना, 5 इवेंट का कई बार टेस्ट देना, हर वीक में 2 टेस्ट दो 5 इवेंट का, जब आपकी तैयारी हो जाएगी तो मैं हूं ना उस चीज के लिए, आप उसका टेंशन मत लो। जो मेरे से गलतियां हुई है, जो इस एग्जाम के ड्यूरेशन में मैं सीखा हूं, मैं पूरा दूंगा, पूरा दूंगा। और मैं फॉर्म भी नहीं भरा हूं एग्जाम का, ठीक है। तो मेरा कोई कंपटीशन वाली बात नहीं है। अपने को ऐसा ही बनना था, सूबेदार नहीं बनना था, तो अपने को पहला प्रेफरेंस अपना मिला है, लेकिन उसमें कोई शक शुमार वाली बात नहीं है ना। चलो धीरे धीरे करके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एसआई क्या होता है, सूबेदार क्या होता है। मेरे से पूछा गया इंटरव्यू में प्रश्न, ये सब के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा, बाकी लोग से जो पूछे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इंटरव्यू की तैयारी तो वैसे कुछ होती नहीं है, आप देश का संविधान बेहतरीन कर ले, इंटरव्यू आपको वैसे ही बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। चले तो चालू करते हैं अपन, है ना। बेसिक चीजें जान लेते हैं, बेसिक चीजें। देखिए मैं आपको बताया कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं, संविधान पढ़ने वाले। संविधान का सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा शाब्दिक अर्थ, ठीक है, कि हमारे देश में जो नियम कायदे कानून है, उन नियम कायदे कानून की किताब को संविधान नाम ही क्यों दिया गया? क्योंकि अमेरिका के संविधान का नाम, अमेरिका के नियम कायदे कानून वाली बुक का नाम तो बिल ऑफ राइट्स दिया गया, बिल ऑफ राइट्स बोले उसको। लेकिन हमारे देश के किताब का नाम ये संविधान क्यों रखा गया? तो इसका जब मैं संधि विच्छेद करूं तो ये होता है सम धन विधान। समझ में आई मेरी बात? सम धन विधान, जहां पर इस सम का अर्थ जो है वो समान से है। किससे है? समान। समझ में आई मेरी बात? और विधान का अर्थ आप जानते हैं कानून है। हर पेपर में, आज के हर पेपर में ये बात लिखी हुई है, जो मैं ये शाब्दिक अर्थ आपको बताने वाला हूं। समझ में आई मेरी बात? देखिए समधन विधान कुछ नहीं है कि जब अपन उपनिवेश थे ब्रिटेन के, तब अपना ऐसा था कि अपन सब लोग बराबर नहीं थे, एक व्यक्ति दूसरे के बराबर नहीं था। जमींदार ऊंचा था तो सवर्ण के लोग ऊंचे थे, तो टैक्स देने वाले टैक्स पेयर लोग ऊंचे थे, अंग्रेज हमसे ऊपर थे, ऐसा था। समझ आई मेरी बात? लेकिन जैसे ही अपन क्या लाए, संविधान को लेकर के आए, संविधान को लेकर के आए, तो संविधान क्या किया कि सभी व्यक्तियों के मध्य, सभी व्यक्तियों के मध्य समानता, ठीक, लेकर आया। और इसको अगर मैं उल्टे तरीके से बोलूं कि विशेषाधिकार का निषेध किया गया, कि कोई व्यक्ति कोई विशेष नहीं है। देश का राष्ट्रपति भी एक वोट देता है, उसके पास भी एक आधार कार्ड है, और मेरे पास भी एक आधार कार्ड है, और मैं भी एक ही वोट देता हूं। समझ में आई मेरी बात? तो ये जो विशेषाधिकार था, इसका निषेध किया गया और बोले कि सभी व्यक्ति एक दूसरे में समान है। समझ में आई मेरी बात? सभी को, सभी को समझ में आई? इस सम का एक और अर्थ निकल के आता है, जो किसी किसी किताब में आपको देखने के लिए मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्या किसी ना किसी जो आज के पेपर है उसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन इस सम का एक और अर्थ लिया गया है संविधान सभा के द्वारा, वो है संप्रभुता। क्या लिया गया है? संप्रभुता, सोवेरियन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ होता है अपना निर्णय स्वयं लेना। क्या होता है? अपना निर्णय स्वयं लेना। तो याद रखिए भाई कि जैसे ही हमारा देश जो है वो ब्रिटिशर्स की गुलामी से निकला, तो वो ये नहीं चाहता था कि भविष्य में कभी कोई जर्मनी की सत्ता यहाँ पर स्थापित हो जाए या जापान की सत्ता यहाँ स्थापित हो जाए, कि व्यापार करने आओ और फिर से प्रशासन करने लगे। आई बात समझ में सभी को? तो ये संप्रभुता जो है, संप्रभुता यानी कि देश अपना निर्णय स्वयं ले सके। समझ में आई मेरी बात? देश जो है अपना निर्णय स्वयं ले सके, इसको बरकरार रखने के लिए, संप्रभुता को बरकरार रखने के लिए एक लिखित नियम और कानूनों की आवश्यकता थी, और उस लिखित नियम और कानूनों को क्या बोल दिया गया? संविधान बोल दिया गया। समझ में आई मेरी बात सभी को? तो याद रखेंगे संप्रभुता को बनाकर बनाकर रखने हेतु, ठीक, जिस दस्तावेज की
आवश्यकता, ठीक, आवश्यकता पड़ी उसे संविधान कहा गया, उसे संविधान कहा गया। ऐसा समझ में आई मेरी बात सभी को? आई बात समझ में सभी को? हमारे देश को संप्रभु सोवेरियन सदा के लिए बनाकर रखा जाए, इसके लिए क्या किया गया है? एक दस्तावेज बनाया गया और इस दस्तावेज का नाम क्या दे दिए हैं? संविधान। समझ में आई मेरी बात सभी को? सभी को समझ में आई? अब देखो भाई, ये बात को समझिए आप लोग कि ये तो केवल उसका शाब्दिक अर्थ हुआ, शब्दों के अर्थ को मैं आपको समझाने की कोशिश किया, लेकिन क्या संविधान ऐसा ही है? नहीं, इसके सारे डायमेंशन को आपको जानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या है करके, है ना? तो इसको परिभाषित करने के लिए चलते हैं अपन, ठीक, इसको परिभाषित करने के लिए चलते हैं और इसकी परिभाषा में कुछ बातें आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है? कि मैं बोला कि संविधान हमारा क्या है भाई? कि संविधान हमारा नियमों और कानूनों, ठीक, या जिसको मैं अच्छे शब्दों में संहिता बोल दूं, ठीक है, उसको संहिता बोल दूं, उसका क्या है? वो उसका दस्तावेज है। अभी तो देखिए अपन, है ना दस्तावेज, डॉक्यूमेंट है वो। देखें संविधान, संविधान देखें आप नेट में कभी सर्च करके, किताब जैसा है, काले कलर का, शुरुआत में उसका, है ना, वो जो पुट्ठा होता है बाहर का काले कलर का, और गोल्डन कलर में उसमें भारत का संविधान लिखा हुआ है। वही मूल संविधान है जिसको अपने को पढ़ना नहीं है, अपने को पढ़ना है राज व्यवस्था। और मैं बात किसी कर रहा हूं? केवल संविधान, उस पर्टिकुलर किताब की बात कर रहा हूं। तो एक दस्तावेज है, और ये जो दस्तावेज है वो रिटर्न है, लिखित रूप में होता है। और एक और चीज कि इसका उपयोग क्या है? तो इसका जो उपयोग है वो देश के शासन को, देश के शासन को सुचारू रूप से संचालित करना, संचालित करना, ये उसका उद्देश्य है। आई बात समझ में सभी को? तो अगर मैं इसको पूरी तरीके से जाऊं, इसको देखने के लिए जाऊं, इसको समझने के लिए जाऊं, तो ये क्या हुआ हमारा देश का संविधान? हमारा देश का संविधान नियमों और कानूनों का ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा देश के शासन का संचालन होता है। आई बात समझ में सभी को? गया दिमाग में सभी के? या फिर इसको मैं उल्टा लेके चलूं कि देश के शासन के सुचारू रूप से संचालन के लिए जिस दस्तावेज की आवश्यकता है, या फिर जिस नियमों और कानूनों के लिखित दस्तावेज की आवश्यकता है, वो क्या कहलाता है? संविधान। समझ में आई मेरी बात सभी को? फटाफट इसको नोट कर ले। अगर ये चार बातें आपको ध्यान में हैं तो आप संविधान को बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित भी कर सकते हैं, ठीक। इस बार आप देखेंगे, ये वीरेन के लिए है कि कई सारी चीजें ऐसी थी पुराने समय में जो मैं जानता तो था लेकिन उसको मैं डिलीवर नहीं कर पाता था। पहले की बात कर रहा हूं, जब मैं 2022 में आपको पढ़ाया था। लेकिन अब 2022 के बाद जो है चीजें, है ना, वो आप धीरे धीरे करके और अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसा नहीं कि मेरे को आपका एडमिशन लेना है तो मैं ये बोल रहा हूँ, आप नहीं भी लोगे तो आप मेरे पुराने विद्यार्थी हो, मैं आपका सदा जो भी आपको जरूरत पड़े आप बिंदास आकर के मेरे को बोलना, बिंदास, ठीक है। कुछ भी चीज की जरूरत पड़े, आप सभी के लिए है ये चीज कि आपको कभी भी किसी भी समय कोई भी इवेंट में अगर कोई इंजरी भी होगी तो आप मेरे से संपर्क करें। मैं आपको बताऊंगा कई सारी ट्रिक जो मैं बाद में सीखा, धीरे धीरे करके सीखा कि अरे ऐसा भी होता है बोल के। हाँ, मेरा जब रनिंग बहुत तगड़ा हुआ ना तो मेरा लॉन्ग जंप अपने आप सुधर गया। हाँ। नहीं, स्पाइक्स मना कर दिए थे। स्पाइक्स में हालांकि 36 जा रहा था मेरा, उतना किसी की नहीं जाता था लॉन्ग जंप में। आप देखे होंगे अगर आप गए होंगे ग्राउंड में, स्पाइक्स में 36 हो रहा था, लेकिन बिना स्पाइक्स के मैं 12 और 24 मार रहा था। मेन इवेंट में मेरा 24 मिला मेरे को, और वो भी मेरे ग्रुप का किसी का 24 नहीं गया, मेरा 24 गया था। फाउल से बचना है वहां पे, मेन काम जो है ना वो फाउल से बचना है। पहले आप फाउल से बचने की प्रैक्टिस करें, फिर दम भरने का काम करें। तीन तीन है ना। पहले वाले में मेरा 24 चला गया था, तो मेरे को ये था कि 36 तक जाना है, लेकिन वो जा ही नहीं सका, गया ही नहीं वो। मैं बोला ना, जैसे ही मैं ज्यादा स्कोर करता था मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस आता था, कोई मार ही नहीं रहा बोल के, ऐसा, ठीक। चले तो उस चीज से आपको बचना है। मैं टारगेट लेके ही नहीं चला कि मेरे को 200 नंबर स्कोर करना है। पासिंग का टारगेट था लेकिन मेरा फिर भी 144 नंबर आया था फिजिकल में, 144, ठीक है। ऐसे देखें,
बढ़ू आगे, इसमें बढ़ू आगे। देखो तो ये परिभाषा समझ में आई आप लोग को। अब आप लोग ये जानिए कि क्यों मार्केट में जब अपन जाते हैं और मांगते हैं संविधान की किताब, तो वह आपको दे देता है भारत की राज्य व्यवस्था। ठीक, तो राज व्यवस्था, राज व्यवस्था या पॉलिटी, ये पॉलिटी जो है वो किस चिड़िया का नाम है, इसको अपन समझेंगे। ठीक है भाई, चले। राज व्यवस्था कुछ नहीं है कि मैं आपको जैसे बोला कि केवल पढ़ना काफी नहीं है, उसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, तभी सार्थकता है। ठीक है, वैसे ही संविधान के जो लिखित प्रावधान है, जितने भी प्रावधान लिखित, अगर देश के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है तो ये प्रावधान हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से होना ये उसकी प्रैक्टिस हुई। तो देश के संविधान के लिखित प्रावधानों का व्यवहारिक रूप क्या कहलाता है? राज व्यवस्था कहलाती है। समझ में आई मेरी बात सभी को? प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ, है ना, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड पॉलिटी। ऐसा लिखना कि संविधान के लिखित प्रावधानों का, संविधान के लिखित प्रावधानों का व्यावहारिक रूप, व्यावहारिक रूप राज व्यवस्था कहलाता है या फिर कहलाती है। ऐसा राज व्यवस्था कहलाती है। ऐसा समझ में आई मेरी बात सभी को? क्लियर है? ये दिमाग में बैठी ये चीज कि जो लिखित प्रावधान है वो केवल संविधान है, लेकिन उनका व्यवहारिक रूप क्या है? राज व्यवस्था है। मतलब ये आया कि आपको संविधान बस नहीं पढ़ना है, संविधान के साथ उन सभी संशोधनों को, उन सभी एक्टिविटी को भी जानना जरूरी है, अगर अपने को अभी के लेवल का प्रश्न पत्र को सॉल्व करना है तो। समझ में आई मेरी बात सभी को? चले, तो ये इतनी चीजें हैं। केवल और केवल मैं आपको इंट्रोडक्शन दिया, एग्जाम की प्रकृति समझाया। कल से अपन संविधान को अच्छे तरीके से और पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, चले। राज व्यवस्था मतलब केवल संविधान क्या है और पॉलिटी से क्या आशय है, ये मैं आप लोगों को बताया था, और कुछ भी बात एक्स्ट्रा नहीं हुई है, नहीं हुई थी। आज अपन चालू कर रहे हैं अपना मेन सिलेबस। ठीक, जैसे कि कल अपन बताए थे कि संविधान जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम और विधान, जहां सम का अर्थ समान और विधान का अर्थ कानून है। ऐसा बात किए थे अपन। बताया था मैं कि व्यक्तियों के मध्य समानता लाने के लिए जिस किताब की आवश्यकता हुई, उस किताब का नाम क्या रख दिया गया है? संविधान रख दिया गया है। समझ में आई मेरी बात? कि केवल संविधान में रखे हुए हैं प्रावधान, जितने भी प्रावधान है वो सारे संविधान में, लेकिन इन प्रावधानों के अनुरूप देश का चलना, यानी कि संविधान के लिखित प्रावधानों का व्यवहारिक रूप क्या कहलाता है? पॉलिटी या राज व्यवस्था कहलाता है। ऐसा मैं आप लोगों को बताया था कि संविधान में केवल बातें लिखी हुई है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन ये क्या कहलाता है? पॉलिटी, राज व्यवस्था कहलाता है। और आपके सिलेबस में मैं आप लोगों को बताया था कि आपके सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? आपके सिलेबस में लिखा हुआ है भारत की राज व्यवस्था, ये लिखा हुआ है। यानी कि अपने को संविधान में अगर 395 आर्टिकल अपन याद भी कर लेते हैं तो अपना काम नहीं बनेगा। अपने को धरातल में जब उसको इंप्लीमेंट किया गया था, क्या दिक्कतें सामने आई थी, क्या प्रश्न सामने आए थे, वो सारी चीजों को भी देखना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? चलिए चालू करते हैं अपन। कल जहां पर छोड़े थे, सबसे पहले मैं संविधान क्या है ये बताया था। आज अपन देखेंगे कि संविधान का प्रकार क्या है। कल मैं आप लोगों को बताया था कि संविधान हमारा भारतीय संविधान है जो वो लिखित प्रकार का है, बताया था मैं आप लोग को। तो याद रखिए कि विश्व में केवल दो तरीके के संविधान प्रचलन में है। कितने तरीके के? दो तरीके के। जय, दो तरीके के संविधान प्रचलन में है, और ये दो तरीके का संविधान, एक है लिखित, कैसा संविधान है? लिखित संविधान, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आई मेरी बात? और एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलिखित है। अलिखित बोलने का मतलब है कि वह लिखा गया नहीं है, ऑन पेपर नहीं है। समझ में आई मेरी बात सभी को? विश्व में सबसे पहले इसका कंसेप्ट देने वाला, किसका कंसेप्ट? लिखित संविधान का कंसेप्ट देने वाला था अमेरिका। कौन सा देश था? अमेरिका। उसने सोचा कि देश को चलाने के लिए एक किताब होनी चाहिए, और उस किताब में जो प्रावधान है वो लिखे हुए हो। समझ में आई मेरी बात सभी को? तो अमेरिका लिखित संविधान का प्रावधान दिया। याद रखेंगे कि अमेरिका चूंकि पहली बार लिख रहा था, इसीलिए अमेरिका के संविधान को विश्व का सबसे छोटा संविधान बोलते हैं। कितना ही लिख लेगा, पहली बार लिख रहा है ना, पहली बार लिख रहा है, किसी से इंस्पिरेशन भी नहीं है उसको कि किसी को देख के समझ ले वो, है ना। तो विश्व का सबसे छोटा संविधान कहा जाता है किसके संविधान को? अमेरिका के संविधान को। याद रखें गिफ्ट के तौर पर इसको कि 4 जुलाई को
है ना। इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है भाई, किसका इंडिपेंडेंस डे? यूएसए, अमेरिका का, है ना। ऐसे ही बीच बीच में मैं ये सब फैक्चुअल बातें बताते रहूंगा, कभी एग्जाम में कोई टकरा गया तो मेरा थोथना याद आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। हाँ ये बोला था बोल के 4 जुलाई को मनाते हैं। देखें, विश्व का सबसे छोटा संविधान, विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का बोला। कितना छोटा है याद रखे, 7 अनुच्छेद है इसमें। कितने अनुच्छेद है? 7 अनुच्छेद। इसके संविधान को संविधान भी नहीं बोलते हैं, बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है इसको। समझ में आई मेरी बात सभी को? वापस आ जाओ अलिखित संविधान में। अलिखित संविधान का कंसेप्ट देने वाला विश्व को था ब्रिटेन। कौन था? ब्रिटेन। ब्रिटेन विश्व को पहली बार बताया कि अगर संविधान को नहीं भी लिखेंगे तब भी काम बन जाएगा। याद रखें कि ब्रिटेन चलता कैसे है? अमेरिका चलता है उसके संविधान से, लिखे हुए संविधान से। ब्रिटेन में क्या नियम कानून हवा में उड़ते रहते हैं? ऐसा नहीं है। वहां कैसे होता है कि ब्रिटेन का जो न्यायालय है, ठीक है, ब्रिटेन का जो न्यायालय है, न्यायालय के आदेश के अनुरूप चलता है। फॉर एग्जाम्पल कि न्यायालय आज बोल दिया दबा के विमल खाना है, क्या बोल दिया? अरे दबा के विमल खाना है, तो विमल खाना वहां का उस दिन का संविधान हो गया। और विमल खा के क्या बोलना है? बोलो जुबा केसरी, ऐसी बोलना है चले ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे यार, उदाहरण कुछ भी हो सकता है। तो विमल खाने का नियम बना दिया, लेकिन याद रखेंगे कि चूंकि ये आज बोला था, कल उसको लगा कि नहीं विमल खाने से कैंसर होता है बोल के, तो कल नियम बदल दिया। बोलना ये चाहता हूं कि चूंकि न्यायालय नियम बना रहा है और अलिखित संविधान है, इसीलिए ये अपेक्षाकृत होता है शिथिल, फ्लेक्सिबल होता है, तेजी से नियम बदलते हैं। यहाँ आई बात समझ में? किसकी अपेक्षा शिथिल होता है? इसकी अपेक्षा, क्योंकि अगर कोई बात लिखी हुई है तो उसको बदला तो जा सकता है, लेकिन प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल होगी, ठीक। तो अलिखित संविधान अपेक्षाकृत शिथिल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और लिखित संविधान कैसा होता है? कठोर होता है, रिजिड होता है। समझ में आई मेरी बात सभी को? समझ रहे हो मेरी बात सभी? गया दिमाग में सभी के? लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान का कंसेप्ट अमेरिका, लिखित संविधान का कंसेप्ट ब्रिटेन, प्रतिनिधि देश। हमने क्या अपनाया है? लिखित संविधान का कंसेप्ट अपनाया है। अमेरिका में जो संविधान लिखा हुआ है केवल 7 अनुच्छेद उसमें है। इसका इंडिपेंडेंस डे आप लोगों को मैं बताया एक्स्ट्रा के तौर पर कि 4 जुलाई को मनाया जाता है। ब्रिटेन में जो अलिखित संविधान है, न्यायालय के अनुरूप वहां पर वहां के देश का शासन का संचालन होता है। समझ में आई मेरी बात? आप लोगों को गर्मी नहीं लग रही है? गर्मी नहीं लग रही है आप लोग को? मेरे भयंकर गर्मी लग रही है। देखो तर इसका बटन कहाँ पे, पीछे में ही है क्या? वो पर्दा वर्दा हटा के देखो। नीचे में है, कहीं पे नीचे में है ये। हाँ नहीं लग रही गर्मी आप लोगों को? बिकट गर्मी लग रही है आप? नहीं मैं दौड़ के नहीं आया हूँ, मैं थोड़ा क्या है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालता हूँ ना, मेहनत तो काम हो जाती है। चले ये गया दिमाग में सभी के? ये गया दिमाग में? खत्म। ये संविधान के प्रकार हुए खत्म। अब आ जाओ सीधा संविधान के आकार में। मैं कब से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि हमारा देश का संविधान ऐसा है, वैसा है, इतना है, उतना है। याद रखे कि देश का संविधान जो है, हमारे देश का संविधान अपन भारी ठोक बजा के अपने संविधान को बनाए, हर तरफ से टाप लिए चीजों को, हर तरफ से टाप लिए। 60 देशों के संविधान की समीक्षा की गई, फिर भारत के संविधान को तैयार किया गया। और ऐसे करके हमारा भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। समझ में आई मेरी बात सभी को? विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है वो हमारे भारत का ही है, ठीक। क्यों है हमारे भारत का संविधान बड़ा? एक तो बहुत सारे देशों के संविधान की समीक्षा की गई हमारे देश के संविधान को बनाने के लिए। दूसरा कि हमारा देश का जो विविधता है, प्रत्येक आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, कल्चर संस्कृति के आधार पर, जाति के आधार पर, वो बहुत ज्यादा है। और हर किसी को एक ही किताब को फॉलो करना है, और वो किताब कौन सी है? संविधान। तो संविधान सबके अनुसार होने चाहिए, आपके अनुसार होने चाहिए, मेरे अनुसार होना चाहिए, इनके अनुसार होना चाहिए। तो इन सभी को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी केवल एक किताब के पास है, इसीलिए इतना सारा प्रावधान बना दिया गया। समझ आई मेरी बात? तो आपका सिलेबस बढ़ गया, अब आप उसको याद करना पड़ेगा आपको। समझ आई मेरी बात सभी को? देखे तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। कितना बड़ा है इसका आकार को भी जानो आप लोग कि हमारे देश का संविधान परिवर्तनशील है। बताया था ना कि बदल सकता है, कठोर है प्रक्रिया लेकिन बदल सकता है। मूल रूप में हमारा संविधान जो है वो 1950 में कुछ और था, लेकिन वर्तमान में हमारा संविधान बदल करके थोड़ा सा बड़ा हो गया। बड़ा था और बड़ा हो गया। समझ में आई मेरी बात सभी को?
तो संविधान के आकार को समझने के लिए इसको हिस्सों में मैं बांट रहा हूं। पहला भाग आप लोग पढ़ते होंगे, किसी भी किताब को पढ़ने से पहले आप देखते हैं कितना सारा चैप्टर है इसमें, फिर अपन उसके इंडेक्स को खोलते हैं और देखते हैं कि उन चैप्टर्स के बारे में किस पेज से लेकर किस पेज तक की बात की गई है, यानी कि अनुच्छेद, भाग, अनुच्छेद और एक्स्ट्रा के रूप में जो बच गया था, ठीक, या फिर वेल एक्सप्लेनेशन, अच्छे एक्सप्लेनेशन के लिए अनुसूचियां भी बना दी गई है। गया दिमाग में सभी के कि संविधान में भाग है, अनुच्छेद है और अनुसूची है, और इसके आधार पर अपन इसके आकार को अभी समझने जा रहे हैं। ठीक है, चालू करूंगा। देखें कि हमारा जो संविधान है, ठीक, भाग के दृष्टिकोण से 22 कितना 22 भाग है हमारे संविधान में, लेकिन ये बढ़ करके कितने हो गए हैं, 25 हो गए। कितने हो गए हैं, 25। मूल संविधान में 22 भाग थे 1950 वाले में, लेकिन टिल नाउ अभी 2024 में 25 भाग अपन पढ़ेंगे। 395 अनुच्छेद थे और 395 अनुच्छेद वर्तमान में भी हैं। ठीक है, ये फाल्स बात है कि अनुच्छेदों की संख्या है ना ऐसा बढ़ गई, 395 के बाद 96 97, ऐसा नहीं बढ़ती संविधान, अंदर बढ़ता है संविधान, 395 96 के अंदर बढ़ेगा वो। देखो 395 अनुच्छेद है, अनुसूची की बात 8 और 12, मूल रूप में 8 थी, वर्तमान में कितनी हो गई है, 12। समझ में आई मेरी बात सभी को, क्लियर है ये चीज कि 22 और 25, 395, 8 और 12। प्रश्न की बात करते हैं, कैसा प्रश्न पूछा जाए तो किस प्रकार से उत्तर लिया जाएगा। ठीक, तो देखिए भाई, अगर आपको क्वेश्चन पूछता है, ठीक, कि संविधान में कितने अनुच्छेद है, क्या बोला, संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो कितने अनुच्छेद है भाई, 395। अगर आपको फिर से क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान शब्द जोड़ दे और बोले संविधान में कितने अनुच्छेद है, फिर 395 अनुच्छेद है। और अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो आप कितना आंसर लोगे, कितना आंसर लोगे, 395। समझ में आई मेरी बात सभी को। लेकिन याद रखें, केवल और केवल तभी आंसर बदलेगा जब आपको क्वेश्चन में लिख के दे दे कि गणना के आधार पर, किसके आधार पर बोल दे, गणना के आधार पर संविधान कितना बड़ा है, कितने अनुच्छेद, गणना के आधार पर, ऑन काउंटिंग में समझाऊंगा आंसर क्यों बदलेगा। तो गणना के आधार पर संविधान में है टोटल 470 अनुच्छेद टिल डेट। समझ आई मेरी बात, 470 अनुच्छेद। अब इसको समझना कि ये 470 क्यों बोल रहा हूं मैं, 470 क्यों बोल रहा हूं कि संविधान में 470 अनुच्छेद है। देखिए कि हमारा जो संविधान है ना, वो ऐसा नहीं बढ़ता है कि 395 के बाद 96 हुआ, 97, 98, 99, ऐसा नहीं बढ़ता। वो कैसे बढ़ता है, अंदर ही बढ़ता है कि एक मूल अनुच्छेद और उसके उप अनुच्छेद बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल 330, 330 ए, 332, 332 ए, और जोड़ना होगा बी, सी, डी, ऐसा जुड़ेगा वो। समझ में आई मेरी बात सभी को, समझ में आई मेरी बात ये पता चली कि मूल अनुच्छेद तो उतने ही हैं, मूल अनुच्छेद 395 ही हैं, लेकिन उनके साथ यदि उसके उप अनुच्छेदों को मिला दिया जाए, किसको मिला दिया जाए, उप अनुच्छेद, तो उसके उप अनुच्छेदों को मिलाने के बाद ये हो जाएंगे टोटल 470। कितने हो जाएंगे, 470। समझ में आई मेरी बात सभी को, गया दिमाग में सभी के, ये एकदम क्लियर है। लोड नहीं लेना है, ठीक है, लोड बिल्कुल भी नहीं लेना है कि अपने को याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नंबर ज्यादा हो रहे, गोली मारो, केवल एंजॉय करो, केवल एंजॉय कि मेरे को नई बात पता चल रही है ना, कुछ तो नई बात पता चल रही होगी, बहुत कुछ पता भी होगा, कुछ तो नया पता चल रहा होगा, हाँ, बहुत भी अच्छी बात है। तो इसको इंटरेस्ट के तौर पे लो, क्योंकि आज ही मैं देखा कि आपका सिलेक्शन जब सब इंस्पेक्टर में हो भी जाएगा, आपकी ट्रेनिंग में भी संविधान का सब्जेक्ट है 50 नंबर का। हाँ, अपने कोई दिक्कत नहीं, अपन खुद संविधान पढ़ाते हैं, तो अपना 50 में 50 आने वाला है, अपने को पता है। समझ रहे हैं, जब आपका ट्रेनिंग चलेगा ना, 27 पेपर होगा उसमें, 27 पेपर। आज मेरे को पता चला, मेरे को दिखाए सीनियर लोग कि 27 पेपर होगा, 1500 नंबर का, 1200 नंबर लाना कंपलसरी है, और उसमें संविधान का 50 नंबर का पेपर है। ठीक है, तो संविधान पीछा नहीं छोड़ेगा, आप किसी भी पद पे चले जाइए, संविधान बेसिक चीज है। आपको देश के नियम कायदे कानून पता होना चाहिए, ऐसा कर्मचारी, एज अ ऑफिसर, एज अ समथिंग, जो भी आप बनेंगे। समझ में आई मेरी बात, बढ़े आगे इसमें, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट, ये हुआ संविधान के आकार की बात। अब अपन बात करेंगे पहले परिभाषा, फिर प्रकार, फिर आकार, अब देख रहे हैं संविधान के अंग।
क्या देखने वाले अपन? अंग। हेडिंग डालेंगे ऑर्गन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंग, ठीक ऐसा, संविधान के अंग। ये देखो, संविधान के टोटल 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग। इसमें 3 अंग में पहला अंग जो है, पहला, जैसे कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इसमें अलग अलग पार्ट्स है, कान है, नाक है, आंख है, सबका काम अलग है। कान का काम सुनना है तो नाक का काम सूंघना है, आंख का काम देखना है। वैसे ही संविधान को भी अगर मैं केंद्र का प्रशासन पढ़ाऊंगा मोदी जी वाला, राज्य का प्रशासन पढ़ाऊंगा विष्णुदेव साय वाला, तो उसको अपन बाइफरकेट करेंगे, अंगों में बांटेंगे उसको, क्योंकि सबका काम अलग अलग है। तो याद रखें, संविधान के अंग जो है वो काम के दृष्टिकोण से, पहला विधायिका, ठीक, दूसरा कार्यपालिका, ठीक, दूसरा क्या है? कार्यपालिका। साथ में बोलते हुए चलेंगे, आप रात जिंदा लगनी चाहिए, बाहर लोग सुने तो उसको लगे हाँ पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ के लोग, ठीक, ऐसा फुल दिखावा करो। क्या करना है? हाँ, फुल दिखावा करना है, फुल दिखावा करना है। चलो, पहला क्या बोल रहा हूँ? दूसरा क्या बोल रहा हूँ? कार्यपालिका। तीसरा बोल रहा हूँ न्यायपालिका। तीसरा क्या है? न्यायपालिका, ऐसा, ठीक। इसको अंग्रेजी में भी सुन लो, क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशरी। जैसे कि मैं बोला कि काम के अनुरूप इसको बांटा गया है, तो काम के अनुरूप बांट देते हैं भाई। कि विधायिका का काम क्या है? विधायिका का काम है टू मेक लॉ, यानी कि कानून बनाना। क्या काम है इसका? कानून बनाना। समझ में मेरी बात? फिर से वही विमल वाला एग्जांपल लेते हैं। विमल खाने का नियम यही बनाई, और विमल खिलाएगा कौन? विमल खिलाएगा कार्यपालिका। यानी कि कानून का क्या करती है? ये संचालन करती है संचालन, टू एग्जीक्यूट लॉ, टू मेक लॉ, टू एग्जीक्यूट लॉ। और यदि कोई विमल खाने से मना करता है तो फिर उसको सजा या क्या देंगे? दंड। सजा या दंड। समझ में आई मेरी बात? आ रही बात समझ में? क्लियर है ये चीज कि कानून को बनाना, कानून बने हुए को संचालित करना और उसके अकॉर्डिंग सजा या दंड देना। अब समझिए भाई कि हमारे यहाँ प्रशासन को बहुत बेहतरीन तरीके से बांटा गया है। कोई भी किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता। विधायिका अपने आप में इंडिपेंडेंट है, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने आप में इंडिपेंडेंट है, कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करता। इसके लिए अलग अलग संस्था बनाई गई है, और इसके लिए जो संस्था है, इसकी संस्था है केंद्रीय स्तर पर राज्यसभा और लोकसभा। आप सुने होंगे आप, ठीक। तो राज्यसभा और लोकसभा कानून बनाने का काम करती है केंद्रीय स्तर पे, और राज्य के स्तर पर अगर मैं बात करूंगा तो राज्य के स्तर पर यही काम विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद और विधानसभा करती है। आप लोग एक नाम सुने होंगे, हो सकता है दूसरा नाम नहीं सुने होंगे। विधान परिषद नहीं सुने होंगे, हो सकता है, क्योंकि हर जिले हर राज्य में नहीं होती है, केवल भारत के 6 ही राज्यों में है। आगे अपन इसके बारे में सभी प्रकार का डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ रही मेरी बात? विधानसभा हर राज्य में होती है ना, हमारे यहाँ है, इधर है विधानसभा रोड में, विधानसभा रोड, ये क्या बोलते हैं इसको, मुजामल वाली। हाँ, चलो देखें, संचालन की बात करेंगे तो कानून का संचालन जो है वो अलग अलग तरीके से होता है। कैसा अलग तरीका है, बात को समझना। कि अगर मैं बात करूं कि केंद्रीय स्तर पर कानून के संचालन के लिए एक सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति। अब ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति पानठेले में खड़ा होगा और सबको विमल खिलाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई कानून बनाया गया, फॉर एग्जाम्पल आदिवासी दिवस के दिन छुट्टी घोषित की गई है कि पूरा संपूर्ण भारत में आदिवासी दिवस के दिन छुट्टी 9 अगस्त, ठीक। तो इस एग्जीक्यूशन यानी कि कानून बनाया गया इस संस्था के द्वारा, और इस संस्था के द्वारा अब जो कानून को इंप्लीमेंट करना है, हर एक कर्मचारी के पास जाएगा आदेश, हर पुलिस वाले के पास जाएगा आदेश, हर एक कलेक्टर के पास जाएगा आदेश। लेकिन वो आदेश होगा किसके नाम पर? बाय द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। नीचे लिखा है बाय द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का साइन। समझ में आ रही मेरी बात? कि कोई भी कानून जो ये बनाया उसको राष्ट्रपति के नाम पर केंद्र में लागू किया जाता है, और राज्य की बात करूं तो राज्य में राज्यपाल के नाम पर इसको लागू किया जाता है। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? भूपेश बघेल की सरकार में चालू किए थे ना 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के दिन छुट्टी देंगे बोल के, ऐसा। तो वो बाय द नेम ऑफ गवर्नर था वो, ऐसा। देखिए, केंद्रीय स्तर पर अन्य अधिकारी की बात किया जाए, पद सोपान में उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। हायरार्की में राष्ट्रपति के नीचे उपराष्ट्रपति, और इसके नीचे होते हैं हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और उसके चड्डी बड्डी लोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद।
बात है ना। उसके आसपास के लोग हैं, अमित शाह, निर्मला सीतारमन, प्लेन नाम नहीं लेना, निर्मला सीतारमन, विदुषी महिला निर्मला सीतारमन, एक ऐसा। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। राज्य की बात करेंगे तो राज्य में उपराज्यपाल होता ही नहीं है, सीधा कौन होगा, मुख्यमंत्री। कौन होगा, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री और उसके चड्डी बड्डी लोग, मंत्री परिषद उसके, है ना, विजय शर्मा, है ना, अरुण साव और एक फलाना व्यक्ति, ठीक। उसके बाद और भी दयालदास बघेल, ये सब है। टंगराम नेता, हाँ वो ठीक है, अपने को सबका नाम नहीं लेना है, और फलाना व्यक्ति का नाम तो बिल्कुल नहीं लेना है। चल, नहीं नहीं बोलिए भाई, अरे ओपी चौधरी जी हमारे मुंह बन गया भाई, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे, है ना। चलो बढ़े आगे। अच्छा, बढ़ने से पहले एक बात बता देना एकदम जरूरी है कि कल आया 246 पद पीएससी का, पढ़ाया जाएगा आपको, पीएससी के लेवल का पढ़ाया जाएगा, क्योंकि पीएससी ही आपका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम लेगा, प्रीलिम्स और मेंस को। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि प्रीलिम्स और मेंस आपका होगा ऑब्जेक्टिव। कैसे होगा, पूरा ऑब्जेक्टिव है। अब कोई महान पुरुष आया और मेरे से पूछा कि सर एसआई के साथ पीएससी टारगेट कर ले क्या, तो नहीं करना है, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, क्योंकि पीएससी के साथ एसआई हो सकता है, एसआई के साथ पीएससी नहीं हो सकता। यही बात क्यों समझ में आई मेरी बात, क्योंकि पीएससी मैं भी दिया हूं, 4 बार मैं दिया हूं, 1 बार इंटरव्यू दिया हूं, लेकिन नहीं निकलेगा वो, क्योंकि वहां सब्जेक्टिव ना, आप प्रीलिम्स निकाल के क्या कर डालोगे पीएससी का, घर में थोड़ी ना, घर में बताओगे बस खुशी रहेगी 2 दिन की, लेकिन उसे पोस्ट नहीं मिलता, पीएससी का प्रीलिम्स निकालने से पोस्ट नहीं मिलता, उसका इंटरव्यू निकालने के बाद, रैंक मारने के बाद पोस्ट मिलता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी भटकेगा नहीं एसआई का स्टूडेंट, ठीक। मैं भी 2 बार का मेन सेक्रीफाइस किया हूँ एसआई के चक्कर में, समझ में मेरी बात, क्योंकि वहां पर सब्जेक्टिव पेपर होता है, आपको पूरी विद्वता होनी चाहिए तीनों चरण की, लेकिन यहाँ पर जो चरण है वो सारा ऑब्जेक्टिव है। तो पीएससी वाले हो और एसआई कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एसआई वाले हो और पीएससी में जाना चाहते हो बहुत गलत बात है, ब्लंडर हो जाएगा, ठीक, नहीं करना है काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न मेरे से पूछा गया एसआई के स्टूडेंट के द्वारा, तो मैं आप लोगों को इस चीज को बता रहा हूँ, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इसमें केवल एक ही टारगेट हो, सब इंस्पेक्टर आराम से निकलेगा, बहुत प्यारा एग्जाम है, बहुत सरल एग्जाम है, आराम से चरण दर चरण आप ऊपर चलते चले जाओगे, ठीक, मजा भी आएगा आपको। तो न्यायपालिका, न्यायपालिका में सबसे ऊपर लेवल पे होता है उच्चतम न्यायालय, जिसको आप सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। इसके नाम से सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, ठीक। और उसके नीचे सुप्रीम कोर्ट, हाँ, और उसके नीचे होता है उच्च न्यायालय, ठीक। कौन सा न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय। और इसके नीचे जितने भी न्यायालय आते हैं उसको अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मतलब समझते हैं आप लोग, अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं इसको। इसके नीचे जो भी न्यायालय आया, फॉर एग्जाम्पल जिला न्यायालय, जिला न्यायालय, ऐसा जिला न्यायालय आता है। जिला न्यायालय के नीचे, है ना, विकास खंड के स्तर पर तहसील न्यायालय होता है, तहसील न्यायालय, ठीक, तहसीलदार लोग बैठे रहते हैं यहाँ पे। उसके भी नीचे जाओगे तो होता है ग्राम न्यायालय, जहाँ पर सब सरपंच वगैरह लोग बैठे रहते हैं, ठीक, बढ़िया बीड़ी बीड़ी पीते हुए, है ना, और न्याय करते रहते हैं लोग। ग्राम न्यायालय ऐसा। आई बात समझ में सभी को, कोई दिक्कत यहाँ तक के, बढ़िया हो गया। बढ़ जाए आगे, ठीक, चलो बढ़ जाते हैं आगे। डरतियां हैं आप, डेरी और जेवनी बोलते हैं ना, डेरी किसको बोलेंगे और जेवनी किसको बोलेंगे, जेवनी मतलब सीधा हाथ और डेरी मतलब उल्टा हाथ, डेरी हाथ। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये अपना कंप्लीट हुआ संविधान के अंग। अपन क्या क्या पढ़े, पहले पढ़े संविधान क्या है, फिर पढ़े संविधान का प्रकार, फिर पढ़े संविधान का आकार, फिर पढ़े अपन संविधान का अंग। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, ठीक, वो आप लोग डिसाइड करें कि मैं संवैधानिक विकास चालू करूं कि संविधान के भागों के बारे में विवरण बताऊं। कारण इसके पीछे कि मैं चाहता हूं कि कुछ लोग और आ जाए क्लास में, कुछ लोग और आ जाए, डेमो वगैरह बढ़िया से हो जाए, फिर मैं एक टॉपिक चालू करूंगा संविधान का विकास। इस संविधान का विकास जो है ना, अगर वो व्यापक आप लोग का एसआई का एग्जाम ले रहा होता तो मैं कभी नहीं पढ़ाता उसको, कभी नहीं पढ़ाता, लेकिन चूंकि पीएससी ले रहा है इस बार,
और पीएससी का फेवरेट टॉपिक है संवैधानिक विकास, जो नेक्स्ट इसके पहले इसके बाद जस्ट बात पढ़ते हैं। सामान्य लोगों को मैं यही पढ़ाता हूँ, ये सब पढ़ाने के बाद डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग पहले क्या कर लो, पहले आप लोग मिसलेनियस चीजों को पढ़ लो। जब बहुत सारी भीड़ आ जाएगी, यहाँ पर बहुत सारे लोग हो जाएंगे, डेमो वगैरह खत्म हो जाएगा, फिर मैं डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि वहां पर से प्रश्न आएगा, और वो पूरा 1 हफ्ते का टॉपिक है, वो इतना बड़ा है, संवैधानिक विकास। समझ में आई मेरी बात? तो अपन संवैधानिक विकास को कर रहे हैं स्किप, और अब अपन चालू कर रहे हैं विवरण, संविधान के भागों का विवरण। मैं आपको 22 भाग के नाम बता देता हूँ, कहां कहां पर कौन कौन से अनुच्छेद है वो बता देता हूँ, अनुसूचियों के नाम बता देता हूँ, उसका डिटेलिंग करवा देता हूँ। चलेगा? चलेगा सभी को? चलो लिखेंगे संविधान के विभिन्न भाग का विवरण। संविधान के विभिन्न भागों का विवरण, ऐसा ठीक है भाई। संविधान के विभिन्न भागों का विवरण, जो अपन अभी देखे कि 22 भाग हैं, इन 22 भागों के नाम को अपन याद करेंगे फटाफट। ठीक, ये एकदम बेस रहेगा, एकदम आधारभूत चीजें आप लोग को मैं बता रहा हूँ, ये मजबूत हुआ संविधान मजबूत हो जाएगा। देखें, सबसे पहले अपन भाग की जो बात कर रहे हैं, भाग याद करने से पहले क्रम याद करेंगे। आप क्या याद करेंगे? क्रम। ठीक, और क्रम कैसा रहेगा कि भाग 1 को आप करेंगे एकदम अलग से, ठीक है, सॉरी 1 से 4, पहला जो पेयर रहेगा वो 1 से 4 का रहेगा, 1 से 4, भाग 1 से 4 अपन एक साथ याद करेंगे। भाग 5 से 10 अपन फिर एक साथ याद करेंगे। फिर उसके बाद अपन याद करेंगे भाग 11 से 13 एक साथ याद करेंगे, 11 से 13। ये क्रम याद हो रहा है ना, क्रम याद करना जरूरी। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो इसी क्रम को फॉलो करेंगे, 1 से 4, 5 से 10, 11 से 13। इसके बाद 14 से 17 का रहेगा अगला क्रम। समझ में आई मेरी बात? 14 to 17। इसके बाद अपन पढ़ेंगे 18वां भाग एकदम अलग से, 20वां भाग फिर से एकदम अलग से, और बाकी के भाग जो बचे हुए रहेंगे बीच में 19, 21 और 22, इसको मैं केवल इसलिए आपको बताऊंगा ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर को याद नहीं, क्योंकि वो महत्ता उसकी है नहीं, प्रश्न वहां से पूछता नहीं। लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊंगा भी उसको पूरा, जब डिटेलिंग करवाऊंगा तो पढ़ाऊंगा भी पूरा, नाम भी आप लोगों को पूरा बताऊंगा। समझ में आ रही मेरी बात सभी को? ये क्रम ध्यान में है सभी के? ये दिमाग में गया ये क्रम? चालू करते हैं। ठीक, 1 से 4 का जो हमारा क्रम है, ठीक, 1 से 4 मैं क्यों उसको अलग अलग बांटा हूं आप समझेंगे यहाँ पे। तो भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, ठीक। और चूंकि अपन संविधान की शुरुआत कर रहे हैं, इसीलिए मेरे तरफ से गिफ्ट 4A, भाग 4A भी है। समझ में आई मेरी बात सभी को? जा रहा दिमाग में सभी के? जा रहा, पक्का जा रहा? स्टेप एकदम परत दर परत, यही पर याद करना है, घर जा कॉपी फेंक देना, केवल दिमाग में रिवाइज करना, हाँ क्या पढ़ेंगे बोल के। चलो देखें, भाग 1, भाग 1 का नाम बताया गया है कि हमारे देश का नाम क्या है। एक क्या बोला है कि हमारे देश का क्षेत्र क्या है, सॉरी क्षेत्र क्या है हमारे देश का। हमारे देश में एक केंद्र है, उसके अधीन 28 राज्य हैं, और बाकी सब यूनियन टेरिटरी है ना, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, अब दिल्ली, पांडिचेरी, फलाना ढिमकाना ये सब है। अब देखें, भाग 1 में बताया गया है संघ, राज्य और उसका क्षेत्र। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, वह क्षेत्र बताया गया जहां हम निवास करते हैं। आई बात समझ में सभी को? हम कहां निवास करते हैं? हम संघ में निवास करते हैं, राज्य में निवास करते हैं, और देश के अधीन जितने भी क्षेत्र आ गए वहां निवास करते हैं अपन। समझ में आई मेरी बात सभी को? तो उस क्षेत्र के बारे में बताया गया जहां हम निवास करते हैं, तो संघ, राज्य और उसका क्षेत्र। अब मैं बोला कि हम निवास करते हैं, तो हम है कौन? हम कौन है भाई? हम कौन है? नागरिक है ना देश के, हम देश के नागरिक हैं। तो याद रखें, वह क्षेत्र जहां हम निवास करते हैं, और हम कौन है? हम है नागरिक, यानी कि नागरिकता का जो प्रावधान है वो बताया गया दोनों। समझ में मेरी बात? और हमारे पास जो हम लोग हैं, नागरिक लोग हैं, उनके पास कुछ शक्ति है, इसको बोलते हैं मौलिक अधिकार। क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। तो वह क्षेत्र जहां हम निवास करते हैं, हम है नागरिक, और नागरिकों की शक्ति, तो नागरिकों की शक्ति है मौलिक अधिकार। समझ में आई मेरी बात सभी को? आपके सिलेबस में भाग 3 क्या है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स बताया गया है। भाग 1 संघ, राज्य, उसका क्षेत्र, फिर वहां रहने वाले लोग, फिर उनकी शक्ति। और याद रखें कि सरकार के अलावा, नागरिकों के अलावा राज्य में सरकार भी होती है,
होती सरकार। तो सरकारों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं कि तुम जनता को परेशान मत करो, जनता के लिए कुछ नीतियां बनाओ, और नीतियों को बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखो। यही ध्यान रखने वाली जो बात है उसको बोलते हैं अपन राज्य के, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। समझ में आई मेरी बात सभी को? राज्य के नीति निर्देशक तत्व याद हो गया ये सभी को, कि मैं बोल रहा हूँ वह क्षेत्र जहां हम निवास करते हैं, हम मतलब नागरिक, और नागरिक को दी जाने वाली शक्ति क्या है? मौलिक अधिकार, ठीक। और राज्य के लिए क्या बोल दिया है? निर्देशक तत्व, ठीक। कैसे निर्देशक तत्व है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। गया दिमाग में सभी के? और पुरौनी के तौर पे क्योंकि अपन संविधान चालू किए हैं, कुछ ड्यूटीज बताई गई है जिसको कहा गया मौलिक कर्तव्य। क्या कहा गया? मौलिक कर्तव्य। समझ में आई मेरी बात सभी को? आई बात समझ में? क्लियर है ये चीज? एकदम बढ़िया, अच्छी बात है, क्लियर होता है ना। चलो फटाफट नोट करेंगे मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अगर आप यहाँ क्लास में बैठे हैं, मैं कल अभी आपको इस चीज को लिए बोला था कि सिलेक्शन हमारा फाइनल हो, सब इंस्पेक्टर हम बने, यही अप्रोच लेके बैठो। ऐसे बैठो कि आप खुद अभी सब इंस्पेक्टर हो, समझे? अगर ये चीज आप अपने जीवन में उतारेंगे, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि जो आप वर्तमान में है बेरोजगार, है ना बेरोजगार अपन, मैं भी था बेरोजगार, हाँ, तो उसमें शर्म की बात नहीं है। अगर अपने आप को अपन बेरोजगार ना माने और सब इंस्पेक्टर माने, तो उसकी जो सिंसियरिटी है, जो उसका ऑरा है, उस ऑरे के अनुसार अपन काम करने लगेंगे, परफेक्शन देखने लगेंगे, हर चीज में परफेक्शन, कि जो अपने को पढ़ाया जा रहा है अपने को पूरी तरीके से याद हो जाए, जो अपने को अभी सिखाया जा रहा है वो तुरंत अपन सीख जाए। समझ में आई मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? अपन गाड़ी भी चलाए तो बढ़िया अकड़ के चलाए, सब इंस्पेक्टर बोल गया। आ रही बात समझ में? तो इस चीज को उतारो, जो आप बनना चाहते हो आप उसको अगर जीवन में उतारोगे तो आप देखोगे कि उसी तरीके से अपना काम भी चल रहा है, ठीक। और बीच बीच में जो परेशानियां वगैरह आती है उसे आप ओवरकम भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो इसको आप मान के चलो कि मैं हूं, और सबकी पर्सनालिटी तो मेरे को देख के लग रही कि आप हो, लायक हो, सबकी लग रही, कोई भी ऐसा मेरे को नहीं दिख रहा है जो नहीं है लायक, सब आप क्लास में जितने बैठे हैं सब लग रहे हैं। और मैं कल भी बताया था कि सबसे बेहतरीन समय सब इंस्पेक्टर के लिए जो लिखित परीक्षा का तैयारी का समय है वो दोपहर का ही है। सुबह शाम फिजिकल को दो ना, बीच में क्या करो? तैयारी करो, ठीक। ऐसा चले मौलिक कर्तव्य, ये 1 से 4 की बात समझ में आई आप लोग को? ये क्यों बनाया था इसका पेयर में, याद हो गया सभी को ये? चलो बिना देखे बोलेंगे। पहला क्या बोला मैं? संघ राज्य और उसका क्षेत्र, फिर वहां रहने वाले लोग और उनको दी जाने वाली शक्ति, मौलिक अधिकार, फिर वहां पर सरकार की शक्ति क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और एक्स्ट्रा क्या बता दिया पुरौनी में? मौलिक कर्तव्य। चले बढ़िया। 5 से 10 का अगला पेयर रहेगा, 5 से 10 का, ठीक। ऑनलाइन वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं, सर हम लोग भी हैं, हाँ मेरे को मालूम है तुम लोग भी हो, मैं सबका नाम पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, रश्मि, निर्मला, ज्योति, दिव्या, भूपेंद्र, भोला और अनिता, और जो आ रहे हैं जा रहे हैं मैं उनको भी जानता हूँ, आ रहे हैं थोड़ा सा देखते हैं, फिर धोनी वाला खाना खा के फिर आ जाते हैं, उनको भी जान रहा हूँ। लगातार बने रहिए, आप अगर लगातार बने नहीं रहेंगे तो आप समझ कैसे पाएंगे कि कैसे पढ़ाया जा रहा है ना। तो आप लगातार बने रहिए, जो लोग लगातार बने हुए हैं उन लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो 5 से 10, 5 से 10 में बताया गया है प्रशासन के बारे में। किसके बारे में बताया गया है? प्रशासन। और हमारे देश में प्रशासन जो है वो अलग अलग स्तर का होता है, बड़े स्तर का भी है और एकदम ग्राउंड लेवल का भी है। अभी ग्राउंड लेवल का होने वाला है प्रशासन, चुनाव होने वाला है, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत वगैरह चुनाव होने वाला है। याद रखेंगे कि यहाँ पर इस भाग में, इस डिवीजन में बड़े से लेकर छोटे भाग तक की चर्चा की गई है। समझ में आई मेरी बात? बड़े से लेकर छोटे भाग तक की चर्चा। याद रखें, सबसे बड़े स्तर का प्रशासन केंद्रीय प्रशासन। कैसा प्रशासन? केंद्रीय प्रशासन। फिर उसके नीचे आ जाओ, किसका प्रशासन? राज्य का प्रशासन। समझ में आई मेरी बात सभी को? यहां पर 7 जो है, 7 होना चाहिए था जिले का प्रशासन, लेकिन 7 हो गया है समाप्त। समझ में आई मेरी बात सभी को? 7 समाप्त हो गया, 7 में जो चीज थी अब उसकी शक्ति 0 है। केंद्र का प्रशासन, राज्य का प्रशासन 7 समाप्त हो गया, बोला 8 में है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये भी तो है, इसका प्रशासन अलग तरीके से होता है, केंद्र शासित प्रदेश। समझ में आई मेरी बात सभी को? सभी को समझ में आ रही मेरी बात कि मैं बोल रहा हूं भाग 5 में क्या है? केंद्र, 6 में क्या बोल रहा हूं? राज्य, 7 क्या हो गया है?
8 में क्या बोल दिया, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। ऐसा 9 में है अब एकदम रूट लेवल, ग्राम लेवल का प्रशासन। किस लेवल का प्रशासन, ग्राम। तो यहाँ पर क्या होता है, ग्राम में पंचायत होती है, पंचायत का प्रशासन। समझ में आई मेरी बात। इसके बाद 9A इसमें बताया गया नगर स्तर का प्रशासन। क्या बोलते हैं इसको, नगरीय निकाय बोलते हैं, नगरीय निकाय, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं इसको। समझ में आई मेरी बात। इसके बाद एक और भाग को जोड़ दिया गया है बाद में संविधान में, ठीक है, और इसको बोल दिया गया है सहकारिता। क्या बोल दिया गया है, सहकारिता। बताऊंगा ये क्या चीज है, कैसे जोड़ा गया बाद में, इसको ही बताऊंगा। समझ में आ रही मेरी बात सभी को। अब देखिए मैं बोला 5 में है केंद्र, 6 में क्या है, 7 क्या हो गया है, 8 में क्या बोल रहा हूँ, केंद्र शासित प्रदेश, 8 में केंद्र शासित प्रदेश। 9 में बोला ग्राम, ग्राम में क्या है, पंचायत। फिर बोला 9A, 9 में क्या, 9A में क्या बोला, नगरीय निकाय। 9B में क्या बोल रहा हूँ, सहकारिता। याद रखें कि हमारे यहाँ एसटी को, अनुसूचित जनजाति को अलग तवज्जो दी जाती है, अलग तरीके का प्रशासन होता है वहां, क्योंकि उनकी संस्कृति अलग है, उनको संरक्षण की आवश्यकता है। इसीलिए भाग 10 जो है ये है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति का प्रशासन। इनके लिए प्रशासन के लिए अलग से व्यवस्था की गई है भाग 10 में। समझ में आई मेरी बात सभी को। ये बड़े स्तर से लेकर के छोटे स्तर तक का प्रशासन मैं आपको बताया, 5 से 10 का। गया दिमाग में सभी के। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि आपके दिमाग में ये सब बैठ रहा है, बैठ रहा है ना, बढ़िया। अब बताऊंगा ना, डिटेल से बात करेंगे। अभी केवल नाम देख रहे हैं अपन, चैप्टर्स के नाम याद कर रहे हैं अपन, ठीक है, केवल नाम। उसके बाद अपन डिटेलिंग में जाएंगे तो आप खुद बोलोगे सर बस अभी बढ़िया मजा ले लो, अभी सरल चीजें चल रही है। अभी चल रही ट्राइबल, ठीक है, ट्राइबल होती है, उसको मारो आउट हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, रेडी बोल जा भाई, ठीक है, उसके लिए आप रेडी रहना। चले देखें नेक्स्ट पेयर क्या था, 11 से 13 था पेयर, 11 से 13 का। याद रखें कि 11 से 13 में बताया गया है संबंध। क्या बताया गया है, संबंध। संबंध मतलब रिलेशन होता है, और रिलेशन हमेशा दो लोगों के बीच में या दो से अधिक लोगों के बीच में होता है ना। अकेले के साथ क्या संबंध बना लेंगे, ऐसा। तो संबंध में यहां जो दो लोग हैं, ये दो हैं, एक तरफ केंद्र, एक तरफ कौन है, केंद्र, और एक तरफ है राज्य। समझ में आई मेरी बात सभी को, कि केंद्र और राज्य के बीच में संबंध बताया गया है। और चूंकि ये संबंध है 3 प्रकार का, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, इसीलिए 3 ठो भाग भी बना दिए, 3 ठो भाग। समझ में आई मेरी बात सभी को। अब देखो भाई, संबंध के लिए एक आप सस्ती सी ट्रिक याद रखो, वी वा। क्या ट्रिक याद रखेंगे, वी वा करके। ये 3 शब्द वी और वा, 3 संबंध केंद्र और राज्य के बीच में। पहला संबंध विधायी, वी फॉर विधायी, ये देखिए वी वाला, ठीक। फिर वी फॉर वित्तीय, वी फॉर क्या बोल रहा हूं फिर से, वित्तीय। और ये वा फॉर वाणिज्यिक। समझ में आई मेरी बात सभी को, वाणिज्यिक संबंध, ऐसा वाणिज्यिक संबंध, केंद्र और राज्य के बीच में कैसा संबंध, वाणिज्यिक संबंध। कोई दिक्कत यहां तक के, समझ में आई मेरी बात सभी को, कि विधायी संबंध, वित्तीय संबंध और वाणिज्यिक संबंध। वी वा करके अपन इस ट्रिक को देखे अपन। दिमाग में गया सभी के, गया दिमाग में सभी के, कि मैं बोला 1 से 4 का पेयर, 1 से 4 में मैं क्या क्या बताया आप लोग को, 1 से 4 में क्या क्या बोला। एक में देश का नाम, क्या है देश का नाम, संघ, राज्य और उसका क्षेत्र, सॉरी इसका क्षेत्र। इसके बाद देश में रहने वाले लोग, नागरिकता, उसकी शक्ति, फिर राज्य की शक्ति, फिर एक्स्ट्रा क्या बोल दिया, मौलिक कर्तव्य। फिर 5 से 10 में आया अपन प्रशासन, 5 में सबसे बड़ा प्रशासन, फिर उसके नीचे, फिर 7 क्या हो गया है, समाप्त। 8 में किसका प्रशासन बोला, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। फिर अपन आए 9 में, 9 में क्या है, ग्राम। 9A में क्या बोल दिया, नगर। 9 में नगर बोलता हूं, A में नगर बोल दिया। 9B में क्या बोला, एक नई चीज, सहकारिता। फिर 10 में किसका प्रशासन अलग कर दिए हैं, अनुसूचित जनजाति का प्रशासन। फिर मैं बोला 11 से 13 का पेयर, तो 11 से 13 में 3 प्रकार के संबंध बोला। ट्रिक क्या थी अपनी, वी और वा। वी फॉर कैसा संबंध, विधायी। फिर वी फॉर कैसा, फिर वा फॉर कैसा, वाणिज्यिक संबंध। समझ में आई मेरी बात सभी को।
कोई दिक्कत यहाँ तक के जा रहा है ना दिमाग में सभी के? चले ऐसा। अरे यार टाइम भी हो रहा है, मेरी नेक्स्ट क्लास तुरंत है, सर भी लंबा खींच दिए। चलो इसको यहाँ पर मैं रोक रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर इसको रोक रहा हूँ मैं। 11 से 13 तक का अपन पढ़े हैं, अपने को पढ़ना है 22 तक के, 22 तक के जाना है अपने को। अपन जाएंगे इसको यहीं पर तो कल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप याद रखें यहाँ तक का एकदम याद करके आना, क्योंकि अभी मैं आपको नाम याद करवा रहा हूँ 22 भाग का। फिर इसका अगला स्टेप होगा कि इन भागों में कौन कौन से अनुच्छेद है, कहाँ से लेकर कहाँ तक के अनुच्छेद है। फिर अपन पढ़ेंगे अनुसूची, अनुसूची का नाम देखेंगे, फिर अनुसूची का डिटेलिंग देखेंगे। समझ में आई मेरी बात? चले मिलते हैं।